अध्याय 151। लू किंग की शक्तियां सक्रिय होते ही अलमारियों पर रखी किताबें अपनी अपनी आभा उत्सर्जित करने लगीं। अधिकांश किताबें हल्की सफेद रोशनी से जगमगा उठीं। कभी कभी जब रोशनी अधिक तेज होती थी तो लू किंग किताब को नीचे उतारकर कुछ पन्ने पलट कर देखता था कि क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसकी उसे जरूरत है। अगर उसे कुछ उपयुक्त मिल जाता तो वह उसे ले लेता और बाद में गहन अध्ययन के लिए उसे खरीदने की योजना बनाता। कुछ देर किताबों को देखने के बाद लू किंग के हाथों में किताबों का एक मोटा ढेर था। उनमें से अधिकतर इस दुनिया के स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में थे जो उसे इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते थे। एक शेल्फ के सबसे अंदरूनी हिस्से में लू किंग ने तेज सफेद रोशनी वाली एक और किताब निकाली। जैसे ही वह जाने वाला था अचानक उसकी नजर कोने में लाल रोशनी की एक चमक पर पड़ी और वह रुक गया। उस लाल बत्ती का पीछा करते हुए उसने शेल्फ के निचले हिस्से में अव्यवस्थित ढंग से रखी किताबों के ढेर को एक तरफ हटा दिया। उसने एक किताब दिखाई जिससे हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। लू किंग आश्चर्यचकित था। उसने किताबों की दुकान में केवल यही एक लाल रंग से चमकती हुई किताब देखी थी। उसने धूल से सनी किताब उठाई और उसे साफ किया, लेकिन पाया कि कवर पर न तो शीर्षक था और न ही लेखक का नाम। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी क्षमता ने जल्दी ही किताब के बारे में जानकारी उजागर कर दी। घुमक्कड़ के नोट्स एक दयनीय व्यक्ति द्वारा लिखे गए जो साधना युग के लुप्त होने के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस पुस्तक में संवर्धन युग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसमें साधना युग के लुप्त होने की सच्चाई के बारे में कुछ दिलचस्प अनुमान लगाए गए हैं। क्या आप डाउनलोड करके सीखना चाहेंगे? ये साधना युग से संबंधित एक पुस्तक थी। लू किंग को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने किताब खोली और कुछ पन्ने पलटने के बाद उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने किताब उठाई और दुकान के मालिक के पास गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। बॉस, ये किताब कहाँ से आई? क्या आपके पास इसके जैसी और भी किताबें हैं? लू किंग की किताबों के बड़े ढेर को देखकर पहले से ही मुस्कुरा रहे किताब की दुकान के मालिक ने किताब उठाई और उसकी जांच की। हालांकि नोट्स के पन्ने पलटने के बाद उनकी भौहें तन गईं। युवक स्वामी, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे इस पुस्तक का स्रोत नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता? लू किंग हैरान रह गई। उसने सोचा था कि मालिक को किताबों की दुकान के बारे में बहुत जानकारी है। सच कहूँ तो मालिक जी, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से इस किताबों की दुकान चला रहा है। मेरे दादाजी के समय से ही बहुत सी किताबें जमा की गई हैं, इसलिए मैं भी हर किताब के स्रोत की पहचान नहीं कर सकता। इसके अलावा इस किताब पर कोई नाम नहीं है, जिससे इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये किताब कहाँ मिली? ये सबसे अंदरूनी शेल्फ के निचले हिस्से में था। इससे बात समझ में आ गई। वहाँ रखी अधिकतर किताबों के लेखक और स्रोत अज्ञात हैं और उन्हें शायद ही कोई पढ़ता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे दादाजी ने उन्हें कहाँ से इकट्ठा किया था। कुछ किताबें तो दशकों से, लगभग 100 सालों से वहीं पड़ी हैं। अगर मैं उन्हें समय समय पर हवा न देता और उनकी समीक्षा न करता तो वे बहुत पहले ही सड़ चुकी होती। इस किताब का स्रोत ढूंढना मुश्किल होगा। पुस्तक विक्रेता के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद लू किंग समझ गया कि वांडरर की अन्य रचनाएं मिलना असंभव है। उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वे जानते थे कि इसका कोई और उपाय नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी चुनी हुई सभी किताबें काउंटर पर रख दी। तो फिर छोड़ो बॉस, मैं ये सारी किताबें ले लूंगा। शियाओ यान, शियाओ ली, क्या तुमने अपनी मनपसंद किताबें चुन ली हैं? जी भाई। जियाओ यान अपनी बाहों में किताबों का एक छोटा सा ढेर लिए दौड़ती हुई आई और बोली, ये वो किताबें हैं जिन्हें जियाओ ली और मैं खरीदना चाहते हैं। ठीक है बॉस, कृपया इन्हें जोड़ दीजिए। जरूर युवा स्वामी, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। किताबों की दुकान के मालिक की मुस्कान और भी खिल उठी। उसने तुरंत हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। उसका अबेकस लगातार बजता रहा। कुछ ही देर में उसने ऊपर देखा और बोला, सब कुछ जोड़ लिया गया है युवा मालिक। कुल योग राशि सुनकर लू किंग ने बिना आश्चर्य के सिर हिलाया। इस दुनिया में किताबें आमतौर पर महंगी होती थीं। कुछ बेहद विस्तृत और खूबसूरती से जिल्दबंद किताबों की कीमत 10 टाइल चांदी से भी अधिक हो सकती थी। उसकी तुलना में मालिक द्वारा बताई गई कीमत काफी उचित थी। मेरे पास इतनी चांदी नहीं है। क्या आप सोना स्वीकार करते हैं? जी हाँ, मालिक ने तुरंत जवाब दिया। सोने का प्रचलन चांदी जितना आसान नहीं था, लेकिन ये हमेशा अधिक मूल्यवान रहा। ठीक है बॉस, ये लीजिए। लू किंग ने श्रीमती वेई द्वारा दिए गए पस से सोने की 2 छोटी सिलियां निकाली और उन्हें सौंप दी। किताबों की दुकान के मालिक ने सोने की ईंटों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। नीचे की तरफ बने छोटे से वेई चिन्ह को देखकर वह चौंक गया। उन्हें एहसास हुआ कि सोने की ये ईंटें वेई परिवार से आई थीं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये लोग वेई परिवार के मेहमान थे। सोने की ईंटों का वजन करते समय और फिर लू किंग को कुछ टाइल चांदी वापस देते समय उनका व्यवहार और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। युवा स्वामी, ये लीजिए आपका बकाया। मैं अभी आपके लिए किताबें पैक कर देता हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। लू किंग के किताबों की दुकान से निकलने के बाद उसने पाया कि अभी भी सुबह का समय था, इसलिए उसने लौटने से पहले थोड़ा और घूमने का फैसला किया। इस बार वह अधिक सहजता से घूम रहा था। शियाओ यान और शियाओ ली के साथ वे उन सभी जगहों पर गए जहां चहल पहल थी और दोनों छोटे बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया। बाजार में मौजूद लोग लू किंग और शियाओ यान के पहनावे और उनके कंधों पर बैठे उस अजीब से छोटे जानवर को देखकर सहज रूप से एक तरफ हट गए और उन्हें घेरने की हिम्मत नहीं की।
इस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग या तो धनी थे या कुलीन वर्ग के। आम लोग उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए भीड़भाड़ वाले बाजार के बावजूद लू किंग और शियाओ यान ने आराम से अपनी सैर का आनंद लिया। इधर उधर भटकते हुए वे अंततः एक भीड़ के पास पहुंचे जिसके भीतर से झगड़े की आवाजें आ रही थीं, और कुछ करने को न होने के कारण लू किंग ने शियाओ यान को उठाकर देखने के लिए ले आए। अपनी मजबूत कदकाठी के बल पर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उसने बंदर जैसे चेहरे और मूंछों वाले एक पतले आदमी को एक बूढ़े आदमी की बाह पकड़े हुए और उस पर किसी बात का आरोप लगाते हुए देखा। बूढ़े आदमी, तुमने मेरा प्राचीन फूलदान तोड़ दिया। अगर आज तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फटे पुराने कपड़े पहने बूढ़ा आदमी भयभीत लग रहा था। उसका काला चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मैंने इसे छुआ तक नहीं, यह अपने आप गिर गया, उसने धीरे से कहा। बकवास, मेरा फूलदान बिल्कुल ठीक था। यह अपने आप कैसे गिर सकता है? तुमने ही इसे गिराया होगा। मूंछों वाले आदमी ने बूढ़े आदमी की बाह पकड़ रखी थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने इसे छुआ तक नहीं। जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैं आपकी दुकान से कई फीट दूर था। मैं इसे कैसे गिरा सकता था? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में तर्क दिया। मुझे परवाह नहीं, मैंने तुम्हें अपनी दुकान के पास से गुजरते देखा और फिर मेरा फूलदान गिर गया। ये तुमने ही किया होगा। या तो पैसे चुकाओ, नहीं तो हम काउंटी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अधिकारियों के पास जाने की बात सुनकर बूढ़ा आदमी और भी घबरा गया। उसने सुना था कि मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाने वाले आम लोगों को निर्दोष होने के बावजूद अक्सर कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, इस उम्मीद में कि कोई गवाही दे दे कि उसने फूलदान को छुआ तक नहीं था। वह अपने आप ही गिर गया था, लेकिन उसे केवल मजे लेते हुए तमाशेबाज ही दिखाई दिए। कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। मूंछों वाले आदमी के उग्र हाव भाव और उसके पीछे खड़े दो हट्टे कट्टे सहायकों को देखकर बूढ़े आदमी को पता चल गया कि उसके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं भुगतान कर दूंगा। फूलदान कितने का है? बूढ़े आदमी ने हताशा से पूछा। यह एक प्राचीन फूलदान है। छूट के बाद भी इसकी कीमत 20 चांदी के सिक्के है। मूंछों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए मुंह बनाया। कितना कितना? बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास से हकलाते हुए पूछा। 1 पैसा भी कम या ज्यादा नहीं, 20 पैसा। मूंछों वाले आदमी ने जोर देकर कहा। क्या तुम भुगतान नहीं करना चाहते? तो चलो मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं। उनके दोनों सहायक धमकी भरे लहजे में आगे बढ़े। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपके पास कितना है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक पुराना पर्स निकाला और कहा, मेरे पास सिर्फ 3 ताइल चांदी के सिक्के हैं। लू किंग चुपचाप सब देख रही थी और उसे समझ आ गया था कि बूढ़े आदमी को धोखा दिया जा रहा है, लेकिन पूरी बात न जानने और बाकी सभी को इसे एक तमाशा मानते हुए देखकर उसने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने स्थिति का आकलन करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। सबसे पहले उसने जमीन पर पड़े टूटे हुए फूलदान को देखा। एक हल्की भूरी रोशनी दिखाई दी। टूटा हुआ फूलदान, एक नया बना हुआ मिट्टी का फूलदान जो चकनाचूर हो गया है। आशा के अनुसार लू किंग की आंखों में समझदारी झलक रही थी। फिर उसने अपनी नजर मूंछों वाले आदमी की ओर घुमाई। एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। चेन सोंग किंग, उपनाम सियार, बाजार में ठगी के लिए कुख्यात, तेज नजरों वाला और लोगों को पहचानने में माहिर। वह किसानों और विदेशी व्यापारियों से जबरन वसूली करने में आनंद लेता है। अब तक लू किंग स्थिति को पूरी तरह समझ चुकी थी। जैसे ही वह अपनी क्षमता वापस लेने वाला था, उसकी नजर बूढ़े आदमी के पर्स पर पड़ी। अचानक वह चौंक गया। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 152। बैंगनी रोशनी, ये कैसे संभव है? लू किंग ने बूढ़े आदमी की घिसी पिटी पैसों की थैली को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उसकी कल्पना में पुराने पैसों के थैले से हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी। हालांकि रोशनी मंद थी, फिर भी लू किंग को वह चकाचौंध करने वाली लगी। इस दुनिया में आने और अपनी क्षमताओं को जागृत करने के बाद से उसने इस तरह की बैंगनी रोशनी केवल 3 बार देखी थी। पहली बार तब हुआ जब उन्हें डिवाइन रून सेक्ट की विरासत मिली। दूसरी बार कल हुआ जब उन्होंने वेई हवेली के भूमिगत कक्ष में ली हुआ कड़ाही देखी। अब तीसरी बार का समय था, इसी पुराने पैसों के थैले में। क्या ये पैसों की थैली भी किसी आत्मा की वाणी का प्रतीक हो सकती है? जैसे ही यह विचार लू किंग के मन में आया, 8 अक्षरों वाली मूंछों वाले उस आदमी ने पैसों की थैली छीन ली, उसे खोला, उसका वजन किया और थैली के साथ ही उसे अपनी छाती में ठूंस लिया। 3 ताइल, बस 3 ताइल। मुझे बदनसीब समझो, बूढ़े आदमी, अगली बार संभल कर चलना। शुक्र है कि तुम मेरे सामान से टकराए। मैं दयालु इंसान हूँ, इसलिए इस बार तुम्हें जाने देता हूँ। अगर कोई और होता तो तुम पक्का जेल में होते। 8 अक्षरों वाली मूंछों वाले व्यक्ति ने उपहास किया। वहां मौजूद लोगों में से जो लोग उस व्यक्ति के स्वभाव से परिचित थे, उन्होंने उसके पाखंडी व्यवहार पर घृणा व्यक्त की। लेकिन इस व्यक्ति का एक बहनोई काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में काम करता था, जो इस बाजार का प्रबंधन करता था। उन्हें बाजार में अपना जीवन यापन करना था, इसलिए वे आसानी से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि कुछ लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन अंत में वे चुप ही रहे। वह बूढ़ा आदमी वहां शोकग्रस्त मुद्रा में खड़ा था। चांदी के सिक्के अनाज बेचकर सुबह की उसकी कमाई थे। यह उनके परिवार की लगभग आधे साल की बचत थी। उन्होंने अपनी पोती के लिए उपहार खरीदने की योजना बनाई थी। वह सिलाई सीख रही थी, लेकिन अच्छी अंगुली न होने के कारण अक्सर उसकी उंगलियों में सुई चुभ जाती थी। उसे चोट लगी देखकर उन्हें दुख होता था। वह शहर में रहते हुए उसके लिए एक सुंदर अंगुली की टोपी खरीदना चाहता था।
अप्रत्याशित रूप से आपदा आ गई और सारा पैसा गायब हो गया। अपने बेटे और बहू को ये बात कैसे समझाएगा, ये सोचते हुए बूढ़े आदमी का सिर गर्म हो गया और खून खौल उठा। अचानक वह चीख उठा और 8 अक्षरों वाली मूंछों वाले आदमी की दुकान के सामने दीवार के कोने की ओर दौड़ पड़ा। इस अप्रत्याशित बदलाव ने सभी को चौंका दिया। वहां मौजूद दर्शक अधिकतर आम लोग थे और समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे सके। वे केवल भय के साथ उस बूढ़े व्यक्ति को दीवार की ओर दौड़ते हुए देखते रहे। जैसे ही वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई और उसे रोकने के लिए धीरे से उसका कंधा दबाया। वह एक युवक था जिसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, एक परी जैसी दिखने वाली छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए था। उसके कंधे पर एक विचित्र काला जानवर बैठा हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग, भले ही आपको अन्याय का एहसास हो, लेकिन मृत्यु को गले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा इससे केवल आपके प्रियजनों को पीड़ा और आपके शत्रुओं को प्रसन्नता ही मिलेगी। किसी को उस बूढ़े आदमी को रोकते देख सबने राहत की सांस ली। 8 अक्षरों वाली मूंछों वाला आदमी चौंक गया और बड़बड़ाते हुए बोला, बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? भयभीत होकर उसे एहसास हुआ कि अगर बूढ़ा आदमी उसकी दुकान के सामने मर गया तो काउंटी मजिस्ट्रेट का कार्यालय हस्तक्षेप करेगा और यहाँ तक कि उसका बहनोई भी शायद मदद नहीं कर पाएगा। ये सोचकर उसने बूढ़े आदमी को गुस्से से घूरते हुए कहा, बूढ़े, अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो। क्या तुम मेरी दुकान को गंदा करने का जोखिम उठा सकते हो? उसके उग्र व्यवहार से आसपास के लोग भयभीत हो गए। चुप रहो। उस व्यक्ति को अभी भी उग्र बातें करते देख लू किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर उस व्यक्ति के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस आदमी का शरीर एक गुड़िया की तरह कई बार घूमा और अंत में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा विकृत रूप से सूज गया था और खून से सने कुछ दांत इधर उधर गिर रहे थे। लू किंग की वर्तमान शक्ति जबरदस्त थी। हालांकि उसने अपनी 99% शक्ति को रोक रखा था, फिर भी थप्पड़ उस कमजोर शरीर के लिए असहनीय था। लू किंग का जीवित रहना पहले से ही उसकी कृपा थी, लेकिन वह निश्चित रूप से विकलांग हो जाएगा। लू किंग के थप्पड़ में हल्की सी ताकत थी, लेकिन उससे सतही नुकसान से कहीं अधिक आंतरिक क्षति हुई। वहां सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुस्कुराता हुआ वह युवक अचानक इतनी बेरहमी से काम करेगा। उस आदमी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ठीक होने के बाद भी उसे खाने पीने में दिक्कत होगी। अजीब बात यह है कि उस व्यक्ति की दयनीय हालत देखकर सभी को संतोष की अनुभूति हुई। बाजार के कई दुकानदार उससे लंबे समय से तंग आ चुके थे। अगर काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उसका साला न होता तो उसे बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। अब जब उन्होंने देखा कि आखिरकार कोई उससे निपट रहा है, तो वे लगभग खुशी से झूम उठे। जहां तक उन दोनों चापलूसों की बात है, वे तो बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। 8 अक्षरों वाली मूंछों वाले आदमी को नॉकआउट करने के बाद लू किंग ने लापरवाही से अपनी छाती से पुरानी पैसों की थैली उठाई और उसे बूढ़े आदमी को वापस सौंप दी। बूढ़े आदमी, यह आपका है, कृपया इसे वापस ले जाइए। बूढ़ा आदमी लू किंग को खाली निगाहों से देखता रहा। जब थैली उसके हाथ में आई तब उसे होश आया। उसने जल्दी से कहा, युवक, तुमने किसी को मारा है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना जब पुलिस आएगी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जी हाँ, उसका साला काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में काम करता है। ये परेशानी वाली बात है। नौजवान, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ मौजूद लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की। हालांकि लू किंग का पहनावा असाधारण था, जिससे पता चलता था कि वह एक कुलीन परिवार से था। फिर भी काउंटी मजिस्ट्रेट का अधिकार इतना प्रबल था कि शहर में कोई भी ताकत खुले तौर पर इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थी। चिंता मत करो, इस आदमी ने नकली प्राचीन वस्तुओं से बूढ़े आदमी को ठगा और लगभग उसकी जान ले ली। मुझे लगता है कि ऐसे व्यवहार को तो काउंटी मजिस्ट्रेट का कार्यालय भी सार्वजनिक रूप से नहीं छुपाएगा, है ना? लू किंग ने शांत भाव से कहा। भीड़ स्तब्ध रह गई। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर ALFIRE वेबसाइट खोजें। उन्हें लगा कि वह युवक भोला है। अगर काउंटी मजिस्ट्रेट का कार्यालय इतना न्यायप्रिय होता तो ये बदमाश इतने लंबे समय तक बाजार में कैसे घूमता रहता? बूढ़े आदमी, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। भीड़ को शांत देखकर लू किंग ने बूढ़े आदमी से दोबारा बात की। बूढ़ा आदमी बहुत पहले से ही यहाँ से जाना चाहता था। उसे इन लोगों की उदासीन निगाहें याद थीं। अब जब उसने अपनी दौलत का प्रदर्शन कर दिया था तो वह और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धन्यवाद, युवक, बूढ़े व्यक्ति ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। लू किंग बूढ़े आदमी को बाहर ले गई। गली से जाने से पहले वह रुका और बोला, अगर काउंटी मजिस्ट्रेट के लोग पूछताछ करने आए तो उन्हें बता देना कि वे मुझे वेई हवेली में ढूंढें। मेरा नाम लू किंग है। इतना कहकर लू किंग उस बूढ़े आदमी के साथ चली गई। वे अपनी विदाई की आकृतियों को स्तब्ध भीड़ में छोड़कर चले गए। अध्याय 153। वह युवक, क्या वह सचमुच वेई परिवार से है? लू किंग के जाते हुए रूप को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण होगी। आश्चर्य के बाद उन्होंने बेहोश पड़े मूंछ वाले आदमी को दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता के साथ देखा। ये चेन वुल्फ अक्सर बाजार में उत्पात मचाता था, दूसरों को धोखा देता था और डराता धमकाता था। वह अपने बहनोई पर निर्भर था, जो काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में काम करता था। अब जबकि उसने वेई परिवार के किसी सदस्य को उकसा दिया है, तो देखते हैं कि क्या वह भविष्य में भी इसी तरह का अहंकारपूर्ण व्यवहार कर पाएगा।
ये सर्वविदित था कि शहर के अधिकांश परिवारों और बलों को काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के प्रति कुछ सम्मान दिखाना पड़ता था, लेकिन एक अपवाद था, वेई परिवार। वेई परिवार न केवल काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से नहीं डरता था, बल्कि कार्यालय को वेई परिवार के प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। वेई परिवार के सामने उनके बहनोई की क्या अहमियत थी, यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट को भी विनम्र रहना पड़ा। क्या हुआ? काउंटी मजिस्ट्रेट का कार्यालय काम कर रहा है, हट जाओ। जब सब लोग खुशी मना रहे थे, तभी एक जोरदार आवाज आई। काउंटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से कुछ अधिकारी, जिनमें पहले मिले 2 दुकानदार भी शामिल थे, दौड़ते हुए आए। पता चला कि वे दोनों अतिरिक्त सैनिकों को लाने गए थे। भीड़ ने अधिकारियों के बीच चेन वुल्फ के बहनोई अधिकारी वांग को पहचान लिया। तिरस्कार दिखाने के बावजूद वे एक तरफ हट गए। साला! जब अधिकारी वांग ने अपने बहनोई की दयनीय हालत देखी, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका आधा चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था, जो देखने में भयावह लग रहा था। किसने खुलेआम काउंटी मजिस्ट्रेट के कानून का उल्लंघन करते हुए बाजार में लोगों को बेवजह चोट पहुंचाने की हिम्मत की? तुरंत सामने आओ। अपने दुख और क्रोध में अधिकारी वांग दहाड़ उठा। आसपास का इलाका एकदम शांत हो गया। कोई नहीं बोला। ठीक है, कोई बोलना नहीं चाहता तो सबको वापस ले जाओ और एक एक करके पूछताछ करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई कबूल नहीं करेगा, अधिकारी वांग चिल्लाया। उनके साथी चौंक गए और जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें शांत भाव से समझाने लगे। भाई वांग, शांत हो जाइए। अगर हम इतने सारे लोगों को वापस ले जाते हैं और मामला बढ़ जाता है, तो हम में से कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा। पुलिस अधिकारी वांग की सबको गिरफ्तार करने की सनक भरी मंशा सुनकर भीड़ में भय और आक्रोश दोनों ही भावनाएं जागृत हुईं। किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, इससे हमारा क्या लेना देना है? तुम्हारे जीजा को पीटने वाले ने अपना परिचय वेई परिवार के सदस्य लू किन के रूप में दिया। अगर हिम्मत है तो जाकर उसे ढूंढो। हमें धमकाना ये कैसी कला है? क्या वेई परिवार का कोई सदस्य? अधिकारी वांग के दिल को अचानक ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके साथी और भी ज्यादा डर गए और जल्दी से पूछने लगे, क्या आप निश्चित हैं? क्या उस व्यक्ति ने सचमुच वेई परिवार से होने का दावा किया था? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? वह युवक आलीशान कपड़े पहने हुए था। उसका व्यवहार असाधारण था। स्पष्ट रूप से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भले ही वह वेई परिवार से न हो, लेकिन वह किसी प्रतिष्ठित परिवार से ही आता होगा। अधिकारी वांग, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो वेई परिवार से जाकर इसकी पुष्टि कर लीजिए। यहाँ निर्दोषों के साथ अन्याय मत कीजिए। दुकानदार भी तंग आ चुका था और उसने व्यंग्यपूर्ण लहजे में सीधा जवाब दिया। अधिकारी वांग का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी मुठियां भींच गईं। वे कुछ बोल नहीं पाए। हालात बिगड़ते देख उनके साथी ने आगे बढ़कर कहा, भाई वांग, इसमें वेई परिवार का कोई सदस्य शामिल है जिसे हम संभाल नहीं सकते। अभी सबसे जरूरी काम है अपने जीजाजी को अस्पताल ले जाना और उन्हें जगाकर पूछना कि असल में क्या हुआ था। अधिकारी वांग ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपनी मुठियां खोलीं और सिर हिलाते हुए कहा, चलिए करते हैं। भाइयों, कृपया मेरे जीजाजी को क्लिनिक तक ले जाने में मेरी मदद करें। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें वेई परिवार शामिल है, इसलिए ये हमारे बस से बाहर है। लौटने पर हमें अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना होगा। शहर में वेई परिवार का रुतबा असाधारण था। यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट को भी सतर्क रहना पड़ता था, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ता था। अधिकारी वांग और उनके साथियों को गुस्से में जाते देख बाजार के सभी विक्रेता ताली बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। ये अधिकारी आमतौर पर उनसे बहुत अधिक धन वसूलते थे, इसलिए उन्हें निराश देखना बेहद संतोषजनक था। लू किंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। इस समय वह एक रेस्तरां के निजी कमरे में था। बूढ़े आदमी, आओ थोड़ा पी लो, अपने दिमाग को शांत करो। स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज का ऑर्डर देने के बाद लू किंग ने बूढ़े आदमी के लिए एक कप शराब डाली और मुस्कुराए। युवक, यदि आपको कुछ कहना है तो सीधे सीधे कह दीजिए। आपकी दयालुता मेरे लिए असहनीय है। बूढ़े व्यक्ति ने व्यंजनों से भरी मेज को देखा और बेचैन महसूस करने लगा। गरीब परिवार से आने के कारण वह कभी ऐसे महंगे रेस्तरां में नहीं गया था और न ही उसने कभी ऐसे बेहतरीन व्यंजन देखे थे। इस मेज पर रखे व्यंजन शायद उसके पूरे परिवार की एक महीने की आय के बराबर हों, तो वह उन्हें छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर लू किंग ने आलीशान कपड़े न पहने होते, पहले उसकी जान न बचाई होती और उसकी चांदी वापस दिलाने में मदद न की होती, तो वह इतनी महंगी जगह में प्रवेश करने की हिम्मत न करता। चिंता मत करो बूढ़े आदमी। लू किंग ने शियाओ यान को चिकन का एक टुकड़ा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझसे एक एहसान मांग रहे हो? बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया, मानो उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना हो। युवक, आप मजाक कर रहे होंगे। मुझ जैसे बूढ़े आदमी का आप जैसे किसी के लिए क्या भला हो सकता है? बूढ़े आदमी, क्या आप वह पैसों का थैला बाहर निकाल सकते हैं और मुझे देखने देंगे? पैसे का बैग? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। फिर उसे समझ आया कि लू किंग उस छोटी थैली के बारे में बात कर रहा था जिसमें वह अपना चांदी रखता था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि लू किंग उस बूढ़े थैले को क्यों देखना चाहता था। फिर भी उसने उसे बाहर निकाला और उसे सौंप दिया। उन्हें लू किंग के किसी भी गुप्त इरादे के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत चांदी थी, उसकी कीमत यहाँ एक घड़ा शराब के बराबर भी नहीं थी। तो भला लू किंग की नजर उस पर कैसे पड़ सकती थी? जैसा कि उम्मीद थी, पैसों से भरा थैला लेने के बाद लू किंग ने चांदी के सिक्के बिना एक नजर डाले मेज पर बिखेर दिए। इसके बजाय उसने थैले का बारीकी से निरीक्षण किया। ध्यान से देखने पर लू किंग ने तुरंत कुछ असामान्य बात देखी।
हालांकि पैसों से भरा थैला पुराना था, लेकिन वह असाधारण रूप से मजबूत था, उस पर एक भी छेद नहीं था। इसके अलावा इसकी सामग्री कपड़े जैसी नहीं बल्कि किसी प्रकार की पशु त्वचा जैसी लग रही थी, जिस पर प्राकृतिक, सूक्ष्म और विचित्र पैटर्न बने हुए थे जिन्हें सावधानीपूर्वक अवलोकन के बिना देखना मुश्किल था। गहन निरीक्षण के बाद लू किंग ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और पैसों के थैले में देखा। कुछ ही देर में थैले से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकली। स्पेशियल ची बैग निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण जिसे महान अलौकिक क्षमताओं वाले एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा बनाया गया है, जिसमें मुख्य सामग्री के रूप में एक स्थानिक बादल जानवर की बाहरी त्वचा का उपयोग किया गया है। इसके भीतर एक विशाल स्थान है जिसमें वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है और इसमें बादलों और धुंध को निगलने, हवा और पवन को बाहर निकालने और जीवित प्राणियों को परिष्कृत करने की क्षमता है। स्थानिक बादल दानव में स्वाभाविक रूप से स्थानिक क्षमताएं होती हैं और इसकी त्वचा पर मौजूद प्राकृतिक पैटर्न में स्थानिक नियमों का संकेत मिलता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय के कारण इसकी आध्यात्मिकता बहुत कम हो गई है और इसकी शक्ति अपने चरम का मुश्किल से 1% रह गई है। बैग पर लिखे शब्दों को देखकर लू किंग बेहद खुश हुई। वास्तव में यह एक आध्यात्मिक उपकरण था जिसका नाम स्पेशल ची बैग था। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार यह एक पौराणिक अंतरिक्षीय वस्तु थी। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि इस थैले में ली हुआ कड़ाही की तरह कोई विरासत नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये लू किंग को बेहद खुश करने के लिए काफी था। उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी लू किंग को पुराने पैसों के थैले की इतनी गहनता से जांच करते देख पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया, क्या ये सिर्फ एक पुराना थैला नहीं था? इसमें ऐसी क्या खास बात थी? बूढ़े आदमी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये पैसों का थैला कहाँ से मिला? ये पुष्टि करते हुए कि यह वास्तव में एक आध्यात्मिक उपकरण था, लू किंग ने अपनी खुशी को दबाया और बूढ़े व्यक्ति से पूछा, ये पैसों की थैली मुझे बचपन में बंजर जमीन को उपजाऊ बनाते समय मिली थी। मैंने देखा कि यह थोड़ी पुरानी थी लेकिन टूटी फूटी नहीं थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया, धोया और इस्तेमाल करने लगा। वैसे यह अजीब बात है, थैली देखने में पुरानी लगती है लेकिन इतने सालों बाद भी यह फटी नहीं है और हमेशा से ऐसी ही है। इस बारे में बात करते हुए बूढ़े व्यक्ति को कुछ एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसों से भरा ये थैला खास हो? उसके चेहरे के भाव देखकर लू किंग समझ गया कि उसने कुछ अंदाजा लगा लिया है। उसने साफ साफ कहा, बुजुर्ग, सच कहूँ तो ये पैसों की थैली खास चीज से बनी है और मेरे काम की है, इसलिए मैं इसे आपसे खरीदना चाहता हूँ। आप इसके लिए कितने पैसे लेंगे? युवा स्वामी, क्या ये थैली सचमुच खजाना है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मेरे जैसे साधना करने वाले व्यक्ति के लिए तो यह उपयोगी है, लेकिन तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो ये सिर्फ पैसे रखने की थैली है, इसका कोई और उपयोग नहीं है। लू किंग ने इशारा किया। बूढ़े आदमी को बात समझ आ गई। यह ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते थे और उसके जैसे आम लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। उसने सीधे सीधे कहा, चूंकि छोटे मालिक को ये पसंद है तो इसे ले लीजिए। वैसे भी यह मेरे किसी काम का नहीं है। इसके अलावा आपने अभी अभी मेरी जान बचाई है, इसे मेरी कृतज्ञता का प्रतीक समझिए। वह बूढ़ा आदमी मूर्ख नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा खजाना था जिसे मार्शल आर्टिस्ट भी पाना चाहते थे, इसलिए यह उनके जैसे किसी साधारण व्यक्ति के पास रखने लायक चीज नहीं थी। लू किंग के दयालु स्वभाव के कारण ही उसने विनम्रतापूर्वक ये चीज मांगी थी। अगर यह कोई और मार्शल आर्टिस्ट होता तो सीधे तौर पर इसे न छीनना ही काफी होता और अधिक निर्दयी लोग तो उसकी जान भी ले सकते थे। चलिए निष्पक्षता बरतें। यह वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। लीजिए बूढ़े, इस थैले के बदले ये सोने की ईंट ले लीजिए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग ने अपनी जेब से सोने की एक छोटी सी ईंट निकाली और उसे मेज पर रख दिया। सुनहरी चमक ने तुरंत ही बूढ़े व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। आदमी, उसने अपने जीवन में सोने का इतना बड़ा टुकड़ा कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मालिक जी, ये तो बस एक थैला है और आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूँ? मना करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी, बात पक्की हो गई है, मैं तुमसे थैला खरीद लूंगा। उसे मना करने का मौका दिए बिना लू किंग ने सोने की ईंट बूढ़े आदमी के हाथ में थमा दी। बूढ़ा आदमी मना करना चाहता था, लेकिन एक बार सोना उसके हाथ में आ गया तो वह उसे छोड़ नहीं सका। उसे अचानक ख्याल आया कि सोने के इतने बड़े टुकड़े से उसके परिवार की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। उनकी पोती का दहेज, उनकी पत्नी की दीर्घकालिक बीमारी और यहाँ तक कि परिवार को इतनी भीड़भाड़ में न रहना पड़े, इसके लिए कुछ कमरे बनवाने जैसी सभी चीजों का ध्यान रखा जा सकता था। इस तरह सोचने पर वह अब इनकार नहीं कर सकता था। लू किंग ने ये देखा और समझ गया कि बूढ़ा आदमी लालच में आ गया है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरे लिए तो ये सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है, चिंता मत करो बूढ़े आदमी, बस इसे ले लो। लू किंग को इतना दृढ़ देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अंततः सोने की ईंट स्वीकार कर ली। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस मेज पर रखे हुए व्यंजनों को न खाना तो फिजूल खर्ची होगी। जब बूढ़े व्यक्ति ने सोने की ईंट स्वीकार कर ली तो लू किंग ने पैसों का थैला एक तरफ रख दिया और मुस्कुराए। सोना स्वीकार करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अब उतना संयमित नहीं रहा और लू किंग के साथ भोजन का आनंद लेने में शामिल हो गया। खाने पीने के बाद लू किंग स्वयं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ शहर से बाहर गया और शहर लौटने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ देर तक उसके पीछे पीछे भी गया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है।
आखिरकार वह नहीं चाहता था कि बूढ़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, जबकि उसने अभी अभी उसकी मदद की थी। शहर में प्रवेश करते ही लू किंग अचानक तनावग्रस्त हो गया और आगे देखने लगा। कुछ ही दूरी पर सौम्य मुस्कान लिए एक व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था। वह एक आकर्षक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। अध्याय 154। यान कांघाई ने लू शियालांगजुन का अभिवादन किया। फीनिक्स जैसी आंखों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति लू किंग के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने तुरंत लू किंग की पहचान उजागर कर दी। इसी क्षण लू किंग की दृष्टि में नवागंतुक के बारे में जानकारी प्रकट हुई। उस गहरे लाल रंग की चमक में कई स्वर उभर आए। यान कांघाई, कांग काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट, शाही खानदान से, सहज और बेफिक्र, छोटी मोटी बातों से बेपरवाह, बेहद जिज्ञासु, साधना, प्रसवोत्तर आंतरिक अंगों का क्षेत्र, विभिन्न गुप्त तकनीकों में निपुण, विशेष रूप से तलवारबाजी में कुशल। मूल रूप से एक शाही वंशज होने के कारण उन्हें निषिद्ध घटनाओं के बारे में अत्यधिक जिज्ञासा के कारण राजधानी से निर्वासित कर दिया गया था। अतः वह उस काउंटी का नामात्र का शासक था। जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग को समझ आ गया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शाही वंशज होने के नाते उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि काफी जटिल होगी। क्या काउंटी मजिस्ट्रेट बाजार में उपद्रव करने वाले व्यक्ति के कारण यहाँ आए हैं? लू किंग को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि इस व्यक्ति को उसके ठिकाने का पता था। एक काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में इस स्तर की बुद्धिमत्ता का भी अभाव होना बेहद दयनीय होगा। नहीं, चेन सोंगकिंग द्वारा बाजार में की गई तोड़फोड़ और लोगों से जबरन वसूली की जांच पहले ही हो चुकी है। लू शियालांगजुन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यान कांघाई ने जवाब दिया। तो फिर काउंटी मजिस्ट्रेट ने उसके साथ क्या किया? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। स्वाभाविक रूप से उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और सजा पूरी होने के बाद उसे शहर से निष्कासित कर दिया जाएगा। लू किंग ने सिर हिलाया। वह इस दुनिया के नियमों से परिचित नहीं था, इसलिए वह ये तय नहीं कर सकता था कि सजा गंभीर थी या नहीं। मैंने सुना है कि चेन सोंगकिंग के बाजार में इतनी लापरवाही से व्यवहार करने का कारण उसके बहनोई का संरक्षण था, जो काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में काम करता है। काउंटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले को कैसे संभाला? लू किंग ने आगे पूछा। यान कांघाई ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, चेन सोंगकिंग के बहनोई वांग यी वर्षों से एक मेहनती अधिकारी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें चेन सोंगकिंग के धोखाधड़ी वाले कृत्यों की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनकी मेहनत और अनभिज्ञता को ध्यान में रखते हुए उन्हें चेतावनी के तौर पर 3 महीने के वेतन का जुर्माना लगाया गया। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। चूंकि काउंटी मजिस्ट्रेट ने सच्चाई का पता लगा लिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि अब मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बचा है। मैं अब चलता हूँ। लू किंग ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और शियाओ यान के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यान कांघाई ने तुरंत कहा, लू शियालांगजुन, मैंने यान फेंग टावर में कुछ खाना और शराब तैयार रखी है। क्या आप अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित करेंगे? यान फेंग टावर काउंटी का सबसे अच्छा और सबसे महंगा रेस्तरां था। काउंटी मजिस्ट्रेट की दयालुता के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैंने पहले ही भोजन कर लिया है और मुझे अपने स्वामी को परेशान न करने के लिए जल्द ही वापस लौटना होगा। मुझे आपका निमंत्रण अस्वीकार करना होगा। इतना कहकर लू किंग शियाओ यान के साथ वे निवास की ओर चल पड़ी और यान कांघाई को पछतावा होता हुआ छोड़ गई। झियू, तुम्हें क्या लगता है कि उसने मेरा निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? लू किंग के गायब होने के बाद यान कांघाई ने अचानक पूछा। वह तुम्हें पसंद नहीं करता। यान कांघाई के बगल में एक आकृति प्रकट हुई, उसके चेहरे पर शांति थी। वह एक आम युवक था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर एल NAT वेबसाइट खोजें। ऐसा क्यों? मैंने तो उसे नाराज नहीं किया है। यान कांघाई हैरान था। वांग यी के साथ आपके व्यवहार के बारे में सुनकर ही वह आपको नापसंद करने लगा था। उस आम युवक ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मेरी सजा में क्या गलत था? यान कांघाई, खुद से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वांग यी चेन सोंगकिंग के धोखाधड़ी वाले कृत्यों से अनजान थी? उस साधारण युवक ने अपने दोस्त को उपहासपूर्वक देखते हुए कहा, अगर तुम सचमुच ऐसा सोचते हो तो तुम सालों से और भी मूर्ख होते जा रहे हो। यान कांघाई चुप हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, वांग यी प्रतिभाशाली है। काउंटी मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी बुनियादी तकनीकों के दम पर ही उसने कुछ ही वर्षों में ची और रक्त क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया है। अधिक संसाधन मिलने पर वह टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र या यहाँ तक कि आंतरिक अंगों के क्षेत्र को भी प्राप्त कर सकता है। आपको पता है, इस समय मेरे पास कोई काम का व्यक्ति नहीं है, तो तुमने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया और उसे मौका दिया। उस आम युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, यान कांघाई, तुमने मुझे वाकई निराश किया। मुझे लगा था कि इस दूरस्थ काउंटी में निर्वासित होने से तुम्हारा दिमाग साफ हो जाएगा, लेकिन तुम और भी ज्यादा भ्रमित हो गए हो। मात्र चरम ची और रक्त स्तर आपको अपने सिद्धांतों को त्यागने पर मजबूर कर सकता है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के साथ आप राजधानी लौटने और जो आपका मूल था उसे पुनः प्राप्त करने का सपना देखते हैं। यान कांघाई, तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी तुच्छ कब हो गई? यान कांघाई का पूरा शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आम आदमी युवक ने और भी अधिक निराश होकर अपना सिर हिलाया। वह जाने के लिए मुड़ा और बोला, चूंकि लू शियालांगजुन तुम्हें नापसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसे उकसाओ मत। वह देखने में भले ही सौम्य लगे, लेकिन उसके इरादे बेहद घातक हैं। अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो वह तुम्हें जान से मार सकता है। लू किंग को उसके जाने के बाद इस बातचीत के बारे में पता नहीं चला।
वह शियाओ यान और शियाओ ली के साथ वेई के घर लौटा। ठीक उसी समय वेई शिंगे और श्रीमती वेई पिछवाड़े से बाहर निकले। लू जियाओलिंगजुन, जियो यान, तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें मजा आया? श्रीमती वेई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये ठीक था, लू किंग मुस्कुराई। शहर ग्रामीण इलाकों से काफी अलग है, बहुत चहल पहल वाला है। आंटी, हम कई जगहों पर गए, खूब खाना खाया और किताबें खरीदी, शियाओ यान ने उत्साह से कहा। चूंकि लू किंग ने वापसी के रास्ते में उसे चेतावनी दी थी, इसलिए शियाओ यान ने बाजार में हुई घटना का जिक्र नहीं किया। क्या लू जियाओलिंगजुन ने किताबें खरीदी? वेई शिंगे ने लू किंग के हाथ में मौजूद किताबों पर ध्यान दिया। हाँ, ग्रामीण इलाकों में किताबें दुर्लभ हैं। आमतौर पर मैं शियाओ यान और अन्य बच्चों को अपने गुरु की चिकित्सा संबंधी पुस्तकों से पढ़ना सिखाता हूँ। चूंकि हम शहर में हैं, इसलिए मैंने हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ किताबें खरीदी हैं। शियाओ यान, तुम पढ़ना सीख रही हो? श्रीमती वेई आश्चर्यचकित रह गईं। हाँ, शियाओ यान को तो बहुत सारे अक्षर आते हैं, उस छोटी बच्ची ने गर्व से कहा। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि शियाओ ली को भी अक्षर आते हैं। इससे वेई शिंगे और श्रीमती वेई को बहुत बड़ा झटका लगा। अब वे शियाओ ली को अलग नजरिए से देखने लगे थे। क्या ये छोटा काला जीव अक्षरों को पहचान सकता था? दुर्भाग्यवश जियाओ ली अजनबियों से हमेशा ही दूरी बनाए रखती थी। उनकी निगाहों के सामने भी उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं, बस लू किंग के कंधे पर लेटकर सोने का नाटक किया। वेई शिंगे ने अपना आश्चर्य छुपाते हुए लू किंग से कहा, चूंकि आपको किताबें पसंद हैं, इसलिए हमारे वेई निवास में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। अगर आपकी रुचि हो तो बेझिझक आएं और देखें कि आपको कुछ पसंद आता है या नहीं। लू किंग का दिल पिघल गया। वेई परिवार द्वारा रखी गई किताबें अवश्य ही असाधारण होंगी। शायद उनमें वह जानकारी हो जिसकी उसे आवश्यकता थी। उन्होंने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं वेई परिवार के मुखिया को अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी और बातचीत के बाद लू किंग को पता चला कि वेई परिवार का मुख्य प्रबंधक अभी भी मानिवास पर है और उसका गुरु वेई शानहाई के साथ दिव्य मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि पर चर्चा कर रहा है। श्रीमती वेई ने शियाओ यान और शियाओ ली को भी पिछवाड़े में खेलने के लिए आमंत्रित किया, और कुछ करने को न होने के कारण लू किंग ने आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने का बहाना ढूंढ लिया। अपने कमरे में वापस आकर दरवाजा बंद करके लू किंग ने आखिरकार आज की अपनी कमाई निकाली। अध्याय 155। लू किंग ने सबसे पहले वांडरिंग इमॉर्टल द्वारा रचित निबंधों का संग्रह निकाला। इस बार शहर में घूमने के बाद लू किंग को काफी ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ा लाभ यह निबंध संग्रह और कियानकुन बैग था। उनकी विशेष क्षमताओं द्वारा प्रकट की गई जानकारी के अनुसार उन निबंधों में अमर साधना के युग के बारे में अभिलेख मौजूद थे। लू किंग उस रहस्यमय युग के बारे में बहुत उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने पहले इस पुस्तक का गहन अध्ययन करने का निर्णय लिया। संक्षिप्त निरीक्षण के बाद लू किंग ने पाया कि पुस्तक की सामग्री असामान्य थी। कागज विशेष रूप से टिकाऊ था, ऐसा प्रतीत होता था कि यह बिना खराब हुए बहुत लंबे समय तक चल सकता है। क्या आप इसे डाउनलोड करके अध्ययन करना चाहते हैं? अपनी आंखों के सामने आए संकेत को देखते हुए लू किंग ने हाँ चुना। डाउनलोड हो रहा है। प्रगति 1%, 2%, 3%, 97%, 98%, 99%, 100%। डाउनलोड पूरा हो गया है। क्या आप सीखना शुरू करना चाहते हैं? लू किंग ने हाँ चुनना जारी रखा। अगले ही पल उनके मन की गहराई से परिचित संवेदनाएं और अंतर्दृष्टियां उमड़ पड़ीं। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उसने अपने मन में जानकारी को अच्छी तरह से समझ लिया तो उसने एक हल्की सी आह के साथ अपनी आंखें खोलीं। ये घुमंतु अमर वास्तव में एक दुखद चरित्र था। निबंधों में दी गई जानकारी को आत्मसात करने के बाद लू किंग को अंततः घुमंतु अमर के कुछ कारनामों के बारे में पता चला। वांडरिंग इमॉर्टल वास्तव में 1000 साल से भी अधिक समय का एक साधक था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह एक दयनीय व्यक्ति था जिसने अमरता की साधना का मार्ग अपनाया था। घुमंतु अमर मूल रूप से एक विद्वान थे। अपनी युवावस्था में संयोगवश उन्हें एक रहस्यमयी गुफा में अमरता की साधना की विरासत प्राप्त हुई। संयोगवश उनकी योग्यता असाधारण रूप से अच्छी थी, जो उस विरासत के साथ अत्यधिक मेल खाती थी। इस प्रकार उस रहस्यमयी गुफा से प्राप्त विरासत और कुछ संसाधनों पर भरोसा करते हुए उन्होंने स्व अध्ययन के माध्यम से सफलता प्राप्त की, बाधाओं को पार किया और ची शोधन के क्षेत्र में कदम रखा और एक सच्चे अमर साधक बन गए। बाद में गुफा से प्राप्त संसाधनों की मदद से उन्होंने तेजी से प्रगति की और केवल 10 वर्षों में ही ची शोधन के शिखर पर पहुंच गए। निबंधों में वांडरिंग इमॉर्टल के शब्दों के अनुसार उनकी प्रगति ने उन्हें अमर साधना के शानदार युग में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया होता, जिसकी प्रमुख संप्रदायों द्वारा तलाश की जाती। दुर्भाग्यवश उनका जन्म गलत युग में हुआ था, एक ऐसे युग में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी। अमर साधना का मार्ग विलुप्त हो चुका था और मार्शल आर्ट का बोलबाला था। इसलिए अमरता प्राप्त करने की उनकी असाधारण क्षमता के बावजूद उनके लिए शामिल होने के लिए कोई संप्रदाय नहीं था। इस वजह से घुमंतु अमर ने अपने निबंधों में कई बार अपने दुर्भाग्यपूर्ण समय पर अफसोस जताया। जिस बात ने उसे और भी हताश कर दिया वह ये थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण क्यूई शोधन के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी साधना रुक गई और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। चाहे वह कितनी भी मेहनत से साधना करे, वह आधारभूत स्थापना के चरण तक नहीं पहुंच सका, जो एक उच्च स्तर है जहां किसी का शरीर दोषरहित और अशुद्धियों से मुक्त होता है। किसी सफलता की तलाश में घुमंतु अमर ने दुनिया भर की यात्रा शुरू कर दी।
उसने कई प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों, अजीबोगरीब जगहों का दौरा किया, इस उम्मीद में कि उसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। उनकी साधना का स्तर मार्शल आर्टिस्टों के पूर्व स्वर्गीय स्तर के बराबर था और अमर साधना की रहस्यमय प्रकृति के कारण वह और भी मजबूत थे, इसलिए उनके लिए दुनिया भर में यात्रा करना मुश्किल नहीं था। हालांकि दशकों तक अपनी विरासत में दर्ज पूर्व अमर संप्रदायों के स्थानों की खोज करने के बाद उन्होंने पाया कि वे कभी प्रसिद्ध स्वर्ग और अमर निवास स्थान बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कभी कभी केवल खंडहर और वीरांगी ही शेष रह जाती थी। इस बिंदु पर घुमंतू अमर को वास्तव में यह एहसास हुआ कि अमर साधना का युग सचमुच समाप्त हो चुका है। लेकिन उन्हें कुछ लाभ भी हुए। तियानदाओ संप्रदाय नामक एक संप्रदाय के खंडहरों में उसने एक जेड की दीवार देखी। जेड की दीवार में एक रहस्य दर्ज था। इसमें मोटे तौर पर कहा गया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय एक प्राकृतिक चक्र है, जैसे किसी व्यक्ति की सांस लेना, जो बारी बारी से ऊपर और नीचे होता रहता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्थान और पतन का चक्र लगभग 60,000 वर्षों का था। 30,000 वर्षों का पतन और क्षय, उसके बाद 30,000 वर्षों का पुनरुत्थान और समृद्धि। ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहता है। इस रहस्य को देखकर घुमंतू अमर का हृदय निर्मम हो गया। जेड की दीवार पर दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि वे पतन के दौर के अंत में थे और आध्यात्मिक ऊर्जा के अगले पुनरुत्थान से कम 1000 साल बाकी थे। ये जानकर घुमंतू अमर प्राणी हताश हो गया। ची शोधन के चरम पर केवल 300 वर्षों के जीवन काल के साथ रहस्यमय अमर साधना विधियों द्वारा अपने जीवन को लंबा करने के बावजूद वह केवल 500 वर्षों तक ही जीवित रह सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करना असंभव था। दूसरे शब्दों में कहें तो अमरता की साधना में अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद वह आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान का दिन कभी नहीं देख पाएगा और अपनी प्रतिभा से चमक नहीं पाएगा। निबंधों के अंतिम भाग में लू किंग ने पढ़ा कि जेड की दीवार पर लिखे रहस्य को जानने के बाद भी भटकते हुए अमर ने पूरी तरह से हार नहीं मानी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध संघर्ष किया, अपनी प्रतिभा और प्रयासों से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास किया। अगली शताब्दियों में उन्होंने कई चीजों को आजमाया, विभिन्न गुप्त स्थानों की खोज की, अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात किया, मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और यहाँ तक कि कीट जादू के कुख्यात मार्ग का भी अध्ययन किया। लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। अपनी मृत्यु तक वह ची शोधन के शिखर को पार नहीं कर सका और उच्चतर आधारभूत स्थापना चरण में प्रवेश नहीं कर सका। निबंधों में दर्ज घुमंतू अमर के जीवन को पढ़ने के बाद लू किंग लंबे समय तक चुप रहे। ये दूसरी बार था जब वह किसी की जीवन कहानी सुनकर स्तब्ध रह गया था। पहला ली वेटियन था और दूसरा ये घुमंतू अमर था। हालांकि ली वेटियन की तुलना में घुमंतू अमर का जीवन अधिक दुखद प्रतीत होता था। ली वेटियन की मृत्यु का कुछ कारण उनकी अपनी गलतियां भी थीं। यदि उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में इतना समय बर्बाद न किया होता तो उन्हें अपर्याप्त अनुभव के साथ जल्दबाजी में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूर न होना पड़ता, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन घुमंतू अमर अलग था। उसने अपना पूरा जीवन अमरता के मार्ग पर चलते हुए बिना कभी ढिलाई किए लगन से साधना की। लेकिन नियति ने उनके साथ एक क्रूर मजाक किया और उन्हें गलत युग में जन्म लेने दिया। अमरता की साधना के लिए असाधारण योग्यता होने के बावजूद आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण वह ची शोधन के चरम पर ही अटक गया और अंततः वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अमर साधना के युग द्वारा त्यागा गया एक दुखद प्रतिभाशाली व्यक्ति। लू किंग ने गहरी आह भरी। उसे घुमंतू अमर के भाग्य पर दया आ रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के इस युग में बिना किसी मार्गदर्शन के उन्होंने स्वयं को ची शोधन के शिखर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। यदि वांडरिंग इमॉर्टल का जन्म अमर साधना के समृद्ध युग में हुआ होता तो ये कल्पना करना कठिन है कि वह कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में कोई किंतु परंतु नहीं है। गलत युग में जन्म लेना ही उस भटकते अमर प्राणी की त्रासदी का कारण बना। घुमंतू अमर के जीवन के बारे में कुछ देर आही भरने के बाद लू किंग ने अपना ध्यान दूसरे मामले की ओर मोड़ दिया। निबंधों में दर्ज घुमंतू अमर के अभिलेखों के अनुसार उनके समय में तियानदाओ संप्रदाय द्वारा की गई गणना के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान में कम से कम 1000 वर्ष शेष थे। अब उस घुमंतू अमर की मृत्यु को लगभग 1000 वर्ष बीत चुके थे। इस गणना के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान का काल उनके वर्तमान युग में होना चाहिए, लेकिन उन्हें दुनिया में कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ था। इंतजार। लू किंग को अचानक कुछ याद आया और उसका दिल जोर से कांप उठा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novefire.net वेबसाइट खोजें। अध्याय 156 श्याओ ली और ली हुआओ कड़ाही। लू किंग को अचानक श्याओ ली की उपस्थिति और ली हुआओ कड़ाही की धीरे धीरे बहाली याद आ गई। शायद ये किसी बात का संकेत था। जियाओ ली एक आध्यात्मिक जीव है और ली हुआ कड़ाही एक आध्यात्मिक कलाकृति है। दोनों का संबंध आध्यात्मिक ऊर्जा से है। क्या इसका मतलब ये है कि इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे ठीक होने लगी है? बात सिर्फ इतनी है कि ठीक होने की गति बहुत धीमी है। साथ ही अमर विरासत के विच्छेद के कारण लोगों को इसका पता नहीं चलता। आखिरकार तियानदाओ संप्रदाय की जेड दीवार पर अंकित अभिलेखों के अनुसार स्वर्गीय दाओ के संचालन में आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान और पतन एक चक्र में 60,000 वर्ष तक चल सकता है। अगर यह सच है तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी। लू किंग की आंखों में गंभीरता का भाव आ गया। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में पुनर्जीवित हो रही है तो यह एक ऐसा बड़ा बदलाव होगा जो हजारों वर्षों में नहीं हुआ है।
पूरी दुनिया की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। लू किंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी शक्तिशाली रही अमर शक्तियां, जो पूरी दुनिया के संसाधनों को नियंत्रित करती थीं, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अमर साधना की विरासत प्राप्त करने के बाद वह जानता था कि साधकों की विधियां मार्शल आर्टिस्टों की विधियों की तुलना में कहीं अधिक गहन होती हैं। यह असंभव था कि उनके पास गुजारा करने का कोई साधन न हो। वह यह मानना पसंद करता था कि वे कहीं छिपे हुए हैं, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में कुछ हद तक पुनः प्राप्त हो जाएगी। हालांकि यह मेरे लिए बुरी बात नहीं हो सकती है, लू किंग ने धीरे से कहा। वे अमर संप्रदाय छिपे हुए थे या पूरी तरह से लुप्त हो गए थे, लेकिन इस युग में ये तथ्य सत्य है कि अमर साधना करने वाले लोग शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा के पूरी तरह से पुनः प्राप्त होने से पहले लू किंग इस अवसर का लाभ उठाकर पहल अपने हाथ में ले सकता है। ठीक इसी तरह उन्होंने लगभग सहजता से एक आध्यात्मिक कलाकृति प्राप्त कर ली। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर ALFIRE वेबसाइट खोजें। ये जानना आवश्यक है कि अमर युग के सबसे समृद्ध काल में भी आध्यात्मिक कलाकृतियां अत्यंत मूल्यवान थीं। कई छोटे संप्रदायों के पास कोई आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं थीं और कुछ बड़े संप्रदायों के पास संप्रदाय की संपत्ति को दबाने के आधार के रूप में केवल 1 या 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां ही हो सकती थीं। इतनी आसानी से इसे प्राप्त कर लेने के कारण ये कहा जा सकता है कि वह बहुत भाग्यशाली है। लू किंग ने स्थानिक ची थैली निकाली। स्पेशियल क्यूई बैग पर बने पैटर्न को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे अचानक ये ख्याल आया कि आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय के कारण अमर युग की कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक कलाकृतियां अब खराब स्थिति में हो सकती हैं। शायद स्थानिक ची बैग की तरह उनकी आध्यात्मिक प्रकृति बहुत कम हो गई थी और साधारण वस्तुओं के समान अवस्था में आ गई थी। हालांकि उनमें से अधिकांश को उन अमर संप्रदायों द्वारा ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या उनमें से कोई बाहर खो गया है। अगर वह इन आध्यात्मिक कलाकृतियों को ढूंढ लेता है तो क्या उसे भारी मुनाफा नहीं होगा? ये सोचकर लू किंग थोड़ी उत्साहित महसूस करने लगी। अमर युग का अंत उन साधकों के लिए एक आपदा थी, लेकिन उनके लिए यह एक महान अवसर था। कुछ क्षणों के उत्साह के बाद लू किंग ने अपने मन को शांत किया और स्थानिक ची बैग को परिष्कृत करना शुरू करने की तैयारी की। हालांकि उन्हें स्थानिक ची बैग पर कोई विरासत नहीं मिली, लेकिन ली हुआ कड़ाही से प्राप्त विरासत में कलाकृतियों को परिष्कृत करने की विधि शामिल थी। संयोगवश लू किंग उस विधि को मुश्किल से ही कर पाती थी। स्थानिक ची थैली को पकड़े हुए लू किंग की भौहों के बीच के छिद्र में उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बढ़ गया, जिससे स्थानिक ची थैली में एक धागा फैल गया। जल्द ही उसे स्थानिक ची बैग के अंदर की पाबंदियों का एहसास होने लगा। जब तक वह इन प्रतिबंधों को और परिष्कृत कर सकता था, तब तक वह इस आध्यात्मिक कलाकृति को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। ली हुआओ संप्रदाय की गुप्त शोधन विधि का अनुसरण करते हुए लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे प्रतिबंधों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन पहले तक लू किंग इस शोधन विधि को करने में असमर्थ थी, लेकिन पिछली रात तीसरे आत्मा प्रतीक को संघनित करने के बाद उसके जन्मजात ताबीज की रूपरेखा में एक निशान सा दिखाई देने लगा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी काफी प्रगति हुई थी और वह इसे बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। स्थानिक ची बैग अनगिनत वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था। इसका आध्यात्मिक स्वरूप काफी हद तक कम हो गया था और इसके प्रतिबंधों की शक्ति अत्यंत कमजोर हो गई थी। लू किंग की परिष्करण प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली, लगभग बिना किसी खास प्रयास के। उन्होंने नियंत्रण प्रतिबंधों को परिष्कृत किया। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने प्रतिबंध की अंतिम परत को भेद दिया तो लू किंग को अचानक अपने दिमाग में एक झटका महसूस हुआ। उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा प्रवाहित होने लगी। एक विचार आते ही वह तुरंत स्थानिक ची बैग के विभिन्न कार्यों को समझ गया। सबसे पहले, जैसा कि उन्होंने पहले ही पता लगाया था, स्थानिक ची बैग स्थानिक विशेषताओं वाली एक आध्यात्मिक कलाकृति है। इसमें न केवल अंदर विशाल स्थान है, बल्कि यह वस्तुओं को संग्रहित करने और प्राणियों को अस्थायी रूप से जीवित रहने के लिए आवास प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे उपकरण लगे हैं जो बादल और धुंध उत्सर्जित कर सकते हैं, 10 मील के दायरे में जलवायु को बदल सकते हैं और दुश्मनों को मारने के लिए तेज हवाएं छोड़ सकते हैं, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाता है। बेशक ये स्पेशल क्यूई बैग के अपने चरम पर होने के कार्य थे। अब आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण स्थानिक ची बैग के भीतर की व्यवस्थाएं और प्रतिबंध अत्यधिक कमजोर हो गए थे, लगभग स्थिर हो गए थे और उन्हें सक्रिय करना मुश्किल हो गया था। फिलहाल लू किंग इसका इस्तेमाल सिर्फ सामान रखने के लिए कर सकती थी और इसमें केवल निर्जीव वस्तुएं ही संग्रहित की जा सकती थीं, सजीव प्राणी नहीं। ये लू किंग की अपेक्षाओं के अनुरूप था, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। यदि स्थानिक ची बैग की व्यवस्थाओं और प्रतिबंधों को अत्यधिक कमजोर नहीं किया गया होता तो वह अपने वर्तमान स्तर के साथ इतनी आसानी से एक आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। उन्हें लाभ और हानि दोनों की स्पष्ट समझ थी। एक विचार के साथ ही लू किंग का मन एक रहस्यमय अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। ये स्थान काफी विशाल, खाली और सुनसान था। लू किंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और अगले ही पल उसका ध्यान अंतरिक्ष के एक कोने तक पहुंच गया था। अंदर की चीजों को देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। क्या ये स्थानिक ची बैग के पिछले मालिक द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक सामग्री हो सकती है? एक विचार के साथ ही कमरे में अचानक कुछ वस्तुओं का एक छोटा सा ढेर प्रकट हो गया। ये बिल्कुल वही वस्तुएं थीं जो लू किंग ने स्थानिक ची थैली से निकाली थीं। वहाँ 1 दर्जन से अधिक जेड की बोतलें, कुछ मुरझाई हुई जड़ी बूटियां और काले रंग की लोहे जैसी सामग्री के कई बड़े टुकड़े थे।
लू किंग ने सबसे पहले जेड की बोतलों की जांच की। उन्होंने पाया कि वे या तो खाली थे या उनमें ऐसी गोलियां थीं जो पहले ही कीचड़ जैसे अवशेष में बदल चुकी थीं और बेकार थीं। फिर उसने अपनी इस क्षमता का उपयोग मुरझाई हुई जड़ी बूटियों की जांच करने के लिए किया। उन्होंने पाया कि वे वास्तव में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के। वे सभी मृत थीं और उनके औषधीय गुण समाप्त हो चुके थे। लू किंग को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह समझ गई कि यह सामान्य बात है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पतन हजारों वर्षों से जारी था, यहाँ तक कि पोषण की कमी के कारण स्थानिक ची बैग भी लगभग एक नश्वर वस्तु में तब्दील हो गया था। यह अंदर रखी वस्तुओं के आध्यात्मिक स्वरूप को भला कैसे संरक्षित कर सकता है? हालांकि उम्मीद की आखिरी किरण को थामे हुए लू किंग ने अपना ध्यान लोहे के टुकड़ों की ओर मोड़ा। कुछ ही देर में अयस्क से एक तेज लाल चमक निकलने लगी। स्वर्गीय उल्कापिंड लोहा, एक रहस्यमय उल्कापिंड लोहा जो आकाश से गिरा और सैकड़ों हजारों वर्षों तक जमीन के नीचे गहराई में दबा रहा। भारी और बेहद सख्त, बहुत कीमती, अत्यंत समावेशी, कलाकृतियों और आध्यात्मिक कलाकृतियों के भ्रूणों को गढ़ने के लिए सर्वोत्तम सामग्रियों में से एक। अयस्क से प्राप्त जानकारी को पढ़ने के बाद लू किंग के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। अध्याय 157। क्या यह उल्कापिंड का लोहा हो सकता है? लू किंग बेहद खुश थी। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में इस दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री को आध्यात्मिक हथियार भ्रूणों को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम सामग्रियों में से एक के रूप में अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त थी। जब मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण ली हुआ कड़ाही को परिष्कृत किया जा रहा था, तब ली हुआ संप्रदाय द्वारा उसमें स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे की एक महत्वपूर्ण मात्रा मिलाई गई थी। ली हुआ संप्रदाय के युवा स्वामी ने एक बार विरासत के अभिलेखों में अफसोस जताते हुए कहा था कि यदि ली हुआ कड़ाही का पूरा ढांचा स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे से बना होता तो वे उस संप्रदाय युद्ध में नहीं हारते। दुर्भाग्यवश स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा अत्यंत दुर्लभ था। ली हुआ संप्रदाय द्वारा हजारों वर्षों के संचय के बावजूद वे बहुत कम मात्रा में इसे एकत्र कर पाए थे। लू किंग को स्पेशियल क्यूई बैग में स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे के कई बड़े टुकड़े मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि मेरी युद्ध छुरी को परिष्कृत करने को प्राथमिकता दी जा सकती है। उस बलवान व्यक्ति के साथ हुई लड़ाई में लू किंग की युद्ध तलवार क्षतिग्रस्त हो गई थी और तब से उसे कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं मिला था। हालांकि वेई परिवार ने उसे चुनने के लिए कुछ कीमती तलवारें दी थीं, लेकिन उसे लगा कि वे तलवारें अच्छी तो थीं, लेकिन उसकी मूल तलवार से कोई खास बेहतर नहीं थी, इसलिए उसने उनमें से कोई भी नहीं चुनी। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत प्राप्त करने के बाद वह स्वयं एक अनमोल चाकू बनाने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। असल में उसने मागो और वेई जियान के प्रशिक्षु समारोह में भाग लेने के बाद कुछ अच्छे लोहे के पत्थर खोजने की योजना बनाई थी। अब स्वर्ग के उल्कापिंड से प्राप्त इस लोहे के साथ ये किसी भी शोधन सामग्री से बेहतर था। कुछ देर तक स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे के टुकड़ों की प्रशंसा करने के बाद लू किंग ने उन्हें वापस स्थानिक ची थैली में रख दिया। उसने अभी अभी खरीदी गई किताबें और अन्य विविध वस्तुएं भी थैले में रख दी। इससे लू किंग को ताजगी का एहसास हुआ। कपड़ों और स्पेशियल ची बैग के अलावा उस पर कोई और बोझ नहीं था। दरअसल आध्यात्मिक उपकरणों को शरीर के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। हालांकि लू किंग अभी तक साधक नहीं था, यहाँ तक कि पूर्व दिव्य स्तर पर भी नहीं। उसका ची छिद्र अभी तक खुला नहीं था, इसलिए वह पोषण के लिए स्थानिक ची थैली को अपने दांतियान में संग्रहित नहीं कर सकता था। वह केवल इसे अस्थायी रूप से अपने शरीर पर लटका सकता था। इन कार्यों को पूरा करने के बाद लू किंग बाहर छोटे से आंगन में गई, एक आरामदायक जगह ढूंढी और थोड़ा सोचे समझे स्थानिक ची बैग से एक किताब निकाली और आराम से उसे पढ़ने लगी। इस बार उन्होंने पुस्तक की सामग्री को डाउनलोड करने के लिए सीधे अपनी क्षमता का उपयोग करना नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने एक एक करके पन्ने पलटे, पढ़ने के आनंद का अनुभव किया और समय बिताया। आखिरकार जीवन केवल खेती बाड़ी के बारे में ही नहीं था। ऐसे भी समय होते थे जब आराम करने की आवश्यकता होती थी। खेती करने का सही तरीका काम और आराम में संतुलन बनाए रखना था। दुर्भाग्यवश शहर में कोई नदी नहीं थी, अन्यथा लू किंग मछली पकड़ने जाना चाहता। वह कुछ घंटे छोटे से आंगन में बैठकर बड़े चाव से पढ़ता रहा। तभी वेई परिवार का नौकर आकर उसे सूचित करने आया कि खाना तैयार है। तभी लू किंग ने अपनी किताब एक तरफ रख दी। वह संतुष्ट मन से नौकर के पीछे पीछे भोजन कक्ष में गया। एक ही दोपहर में उसने खरीदी गई किताबों का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ लिया था। उन्हें इस संसार की कई चीजों के बारे में काफी समझ प्राप्त हो गई थी। ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव हो सकता है, इसलिए वह बहुत अच्छे मूड में था। जब वह भोजन कक्ष में पहुंचा तो उसने अपने स्वामी शियाओ यान और शियाओ ली को देखा और यहाँ तक कि मुख्य प्रबंधक वेई भी वहाँ मौजूद था। रात के खाने के दौरान लू किंग को पता चला कि मुख्य प्रबंधक वेई ने पहले ही माँ परिवार के साथ चर्चा कर ली थी और प्रशिक्षु समारोह 3 दिन बाद के लिए निर्धारित किया गया था। कल वे शहर के विभिन्न परिवारों और बलों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजेंगे। 3 दिन, इतना समय काफी था। ये जानने के बाद लू किंग ने कुछ देर सोचा और रात के खाने के बाद वेई शिंगे को ढूंढने चली गई। मास्टर वेई, मुझे आपसे किसी काम में मदद चाहिए। अरे क्या बात है, कृपया मुझे बताइए। युवा स्वामी लू। वेई शिंगे को तुरंत स्फूर्ति मिली और उसने जल्दी से कहा। लू किंग का उससे मदद मांगना दुर्लभ था, यह उसके करीब आने का एक अच्छा अवसर था। मेरे पास कुछ सामग्रियों की एक सूची है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर वेई इन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं इनके लिए भुगतान कर सकता हूँ। लू किंग ने एक नोट निकाला। युवा स्वामी लू, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? कुछ सामग्री इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है।
वेई शिंगे ने नोट लिया, उसे खोला और आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सूची में शामिल कुछ सामग्रियां काफी असामान्य थीं और उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। युवा स्वामी लू, अगर मैं पूछ सकता हूँ, तो आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता किस लिए है? मुझे एक प्रकार का औषधि तैयार करने के लिए इनकी आवश्यकता है। क्या बात है, मास्टर वेई, क्या ये सामग्रियां मिलना मुश्किल हैं? लू किंग थोड़ी चिंतित थी। सूची में मौजूद सामग्री को ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में मौजूद अभिलेखों के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। हालांकि उनमें कोई आध्यात्मिक सामग्री नहीं थी, फिर भी वह निश्चित नहीं था कि वे सभी मिल पाएंगी या नहीं। आखिरकार ली हुआओ संप्रदाय तो बहुत पहले की बात है, कौन जानता है कि उनमें से कुछ सामग्रियां अभी भी मौजूद हैं या नहीं। यह इतना मुश्किल नहीं है। अधिकांश वस्तुएं हवेली के गुप्त तहखाने में उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जवाब मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं, वेई शिंगे ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, लू किंग मुस्कुराई। मास्टर वेई, कृपया उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर सामग्री अधूरी होती तो औषधि का असर कमजोर होता, उसे बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। मैं तुरंत किसी को उनकी तलाश करने के लिए भेजूंगा। लू किंग की यह बात सुनकर वेई शिंगे को राहत महसूस हुई, लेकिन उसने मन ही मन ये भी निश्चय कर लिया था कि उसे इस मामले को अच्छे से संभालना होगा। लू किंग के लिए उससे मदद मांगना दुर्लभ था। ऐसे अवसर आमतौर पर नहीं मिलते थे। वैसे मुझे मास्टर वेई से एक और बात पूछनी है, कृपया आगे जाएं। मुझे आश्चर्य है कि इस काउंटी में सबसे अच्छी लोहार की दुकान कौन सी है? अगली सुबह तड़के। युवा मास्टर लू, ये हॉट फोर्जिंग वर्कशॉप यहाँ की सबसे बेहतरीन लोहार की दुकान है। इसके मालिक मास्टर लिन फायरी हैमर तकनीक में उत्कृष्ट निपुणता रखते हैं, लगभग एक कुशल हथियार शिल्पकार के बराबर। एक लोहार की दुकान के सामने खड़े होकर मुख्य प्रबंधक वेई ने इसे लू किंग से परिचित कराया। लू किंग ने अंदर लटके हुए विभिन्न हथियारों और धुंधली सी दिखाई देने वाली गर्म हवा को देखते हुए सिर हिलाया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, मुख्य प्रबंधक। मुख्य प्रबंधक वेई, आप यहाँ हैं। मालिक अंदर इंतजार कर रहे हैं, कृपया अंदर आइए। इसी समय एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी, जो दुकानदार जैसा दिखता था, जल्दी से अंदर से बाहर आया और झुककर अभिवादन करने लगा। मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, मैनेजर वांग। ये जानते हुए कि लू किंग शहर की सबसे अच्छी लोहार की दुकान पर जाना चाहती थी, वेई शिंगे ने कल रात ही व्यवस्था कर ली थी। कोई परेशानी नहीं, कृपया अंदर आइए। लू किंग और मुख्य प्रबंधक वेई दुकानदार के पीछे पीछे अंदर चले गए। बाहर से देखने पर लोहार की दुकान छोटी लगती थी, लेकिन अंदर से काफी विशाल थी। जैसे ही वे पिछवाड़े में पहुंचे, लू किंग को गर्मी की एक लहर महसूस हुई। उसके सामने एक हलचल भरा दृश्य प्रकट हुआ। कई लोहारों की भट्टियों से लपटें निकल रही थीं, जिनके चारों ओर 10 से अधिक तगड़े बिना कमीज पहने हुए पुरुष मौजूद थे। कुछ धौंकनी चला रहे थे, कुछ लोहे के ब्लॉक गढ़ रहे थे और कुछ उन्हें ठंडा कर रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था और विभिन्न वस्तुओं को गढ़ने में लगा हुआ था। उनमें से एक छोटा लेकिन बेहद हट्टा कट्टा लाल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी, जिसकी बाहें बेहद मोटी थीं, सख्त चेहरे के साथ इधर उधर घूमता रहता था और कभी कभी पुरुषों के कार्यों को सुधारने के लिए चिल्लाता रहता था। अधेड़ उम्र का दुकानदार दौड़कर गया और बूढ़े आदमी को खबर दी। बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाकर देखा, फिर उनकी ओर चलने लगा। मुख्य प्रबंधक वेई, आपकी उपस्थिति से हमारी साधारण कार्यशाला में रोशनी आती है। आपको पहले नमस्कार न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को जोड़कर ऊंची आवाज में कहा। मास्टर लिन, आप बहुत दयालु हैं। मुझे तो आपके व्यस्त होने पर आपको परेशान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्य प्रबंधक वेई मुस्कुराया। हाँ, इससे कोई परेशानी नहीं है। आप बहुत ही विनम्र हैं, मुख्य प्रबंधक वेई। हमारे हॉट फोर्जिंग वर्कशॉप के लिए आपका आना सम्मान की बात है। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाया और दिल खोलकर हंसा। फिर उसने अपनी नजर लू किंग की ओर घुमाई। यह वही युवा नायक होना चाहिए जिसका जिक्र आपने अपने निमंत्रण में किया था, जो हमारी हृदय निर्माण कार्यशाला का दौरा करना चाहता है। अध्याय 158। ये युवा स्वामी लू वेई परिवार के विशिष्ट अतिथि हैं। उन्हें लोहे के काम में काफी रुचि है और वे जिले की सबसे अच्छी लोहार की दुकान देखना चाहते हैं। इसलिए मैं उन्हें मास्टर लिन की कार्यशाला में लाया हूँ, वेई दाजोंगुआन ने परिचय कराते हुए कहा। प्रणाम मास्टर लिन, लू किंग ने अभिवादन में थोड़ा झुककर कहा। इस समय उसकी दृष्टि में इस बूढ़े लोहार के बारे में जानकारी दिखाई दी। लिन टिएचुई, हॉटफोर्ज वर्कशॉप के मास्टर, एक उच्च कुशल और सरल स्वभाव वाले अनुभवी लोहार। साधना स्तर, प्रसवोत्तर टेंडन और हड्डियों का क्षेत्र, हथौड़ा तकनीकों में निपुण। कितना सरल और सहज नाम है, लू किंग ने मन ही मन सोचा। ऐसी चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, वेई दाजोंगुआन। अगर बगल वाले बूढ़े वान को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे देगा, मास्टर लिन ने विनम्रता से कहा। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वेई दाजोंगुआन ने बिना कुछ और कहे हल्की सी मुस्कान दी। काउंटी में हर कोई हॉटफोर्ज वर्कशॉप के मास्टर लिन और आयरन वेपन वर्कशॉप के मास्टर वान के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बारे में जानता था। उसे इसमें दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। युवा स्वामी लू क्या देखना चाहेंगे? स्वामी लिन, ये जानते हुए कि लू किंग वेई परिवार के एक विशिष्ट अतिथि थे, उन्हें नजरअंदाज करने का साहस नहीं कर सके। जिस व्यक्ति के साथ वेई दाजोंगुआन व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, उनकी हैसियत निश्चित रूप से असाधारण होगी। हालांकि मास्टर लिन कल शहर के द्वार पर नहीं गए थे, फिर भी उन्होंने शहर के भीतर भयानक शक्ति के विस्फोटों को महसूस किया।
बाद में उन्होंने सुना कि एक युवक ने अपने चरम टेंडन और बोन्स क्षेत्र में आंतरिक अंगों के क्षेत्र के चरम पर स्थित एक मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर को हरा दिया था। वेई दाजोंगुआन का रवैया देखकर क्या ये युवक ही वह हो सकता है? ये सोचते ही मास्टर लिन का रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। मैं दरअसल आपके कार्यशाला की भट्टी किराए पर लेकर अपने लिए एक हथियार बनाना चाहता हूँ। क्या ये संभव है मास्टर लिन? लू किंग ने सीधे पूछा। युवा स्वामी, आप भी धलाई की कला जानते हैं? मास्टर लिन बहुत आश्चर्यचकित हुए। लू किंग का व्यवहार किसी लोहार जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके हाथ एकदम चिकने थे, उन पर कोई खुरदरापन नहीं था, किसी कुशल लोहार के हाथों जैसे नहीं। मुझे थोड़ी बहुत समझ तो है, लेकिन मैं इसमें निपुण नहीं हूँ और मुझे और अभ्यास की जरूरत है। मास्टर लिन तुरंत समझ गए। लू किंग को लोहारगिरी में महारत हासिल नहीं थी, लेकिन उसे इसमें रुचि थी और वह मजे के लिए हथियार बनाना चाहता था। उन्होंने पहले भी ऐसे युवा उस्तादों को देखा था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बेशक, आप कौन सी भट्टी का उपयोग करना चाहेंगे, मैं उसे आपके लिए खाली कर सकता हूँ, मास्टर लिन ने कहा। अगर कोई और ऐसा अनुरोध करता तो मास्टर लिन बहुत नाराज होते, लेकिन लू किंग वेई परिवार के एक विशिष्ट अतिथि थे जो वेई दाजोंगुआन के साथ आए थे और संभवतः एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे जो एक ग्रैंडमास्टर को भी हरा सकते थे। ऐसे व्यक्ति के सामने हर बात मानी जा सकती थी। मास्टर लिन, कृपया मेरे लिए एक भट्टी चुनिए, एक ऐसी भट्टी जिसमें मारक क्षमता बहुत अधिक हो, लू किंग ने कहा। तो फिर फोर्ज नंबर 1 का इस्तेमाल करो। इसकी वायु प्रवाह सबसे मजबूत है और तापमान सबसे अधिक है। ये ज्वालामुखी इस्पात को भी गढ़ सकता है, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मास्टर लिन ने कुछ सोचने के बाद कहा, तो मैं मास्टर लिन के फैसले पर भरोसा करूंगा। लू किंग ज्वालामुखीय इस्पात के बारे में जानता था, जो एक प्रकार का रहस्यमय इस्पात होता है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है और जो आमतौर पर ज्वालामुखियों के पास पाया जाता है। यदि ऐसे रहस्यमय इस्पात को भी ढाला जा सकता है तो फौज नंबर 1 की मारक क्षमता निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। जल्द ही मास्टर लिन ने फौज नंबर 1 को खाली कर दिया। युवा स्वामी लू, कृपया बताएं कि आप किस प्रकार का हथियार बनाना चाहेंगे। जल्दी नहीं है, मैं पहले अभ्यास करूंगा और प्रक्रिया से परिचित हो जाऊंगा। ये सुनकर मास्टर लिन को और भी यकीन हो गया कि लू किंग यहाँ सिर्फ मौज मस्ती के लिए आया है। अगर उसे गढ़ने की प्रक्रिया की भी जानकारी नहीं है तो वह अच्छा हथियार कैसे बना सकता है? मास्टर लिन, अगर आप व्यस्त हैं तो आपको मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, लू किंग मुस्कुराए। कोई बात नहीं, आजकल कोई विशेष काम नहीं है, मैं खाली हूँ और छोटे मालिक की ढलाई की तकनीक देख सकता हूँ, मास्टर लिन ने कहा। वह लू किंग को अकेले काम करने कैसे दे सकते थे? अगर उसे चोट लग जाती तो मास्टर लिन जिम्मेदारी नहीं उठा पाते। हालांकि उसने लू किंग को परेशान न करने के लिए दर्शकों और प्रशिक्षुओं को तितर बितर कर दिया। मास्टर लिन के इरादे को समझते हुए लू किंग मुस्कुराया। उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, आगे बढ़ा और कुछ चीजों को चुनने के बाद एक मध्यम आकार का हथौड़ा चुना। मास्टर लिन, क्या मैं आपकी कार्यशाला से कुछ सामग्री का उपयोग कर सकता हूँ? लू किंग ने पूछा। कृपया इनका बेझिझक उपयोग करें, मास्टर लिन ने तुरंत उत्तर दिया। भट्टी में रखी सामग्री साधारण लोहे की छड़ें थीं। अगर वे क्षतिग्रस्त भी हो जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू किंग ने देखा कि सामग्री वास्तव में साधारण लोहे की छड़ें थीं और उसने निश्चिंत होकर उनका उपयोग किया। उसने अपने दाहिने हाथ में हथौड़ा लिया, अपने बाएं हाथ से चिमटे की मदद से कार्बन भट्टी से एक लाल गर्म लोहे की छड़ निकाली और उसे निहाई पर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और सीखने की अवस्था में प्रवेश किया। ली हुआ संप्रदाय की विरासत से प्राप्त हथौड़ा तकनीक उनके मन में प्रवाहित होने लगी और विभिन्न अंतर्दृष्टियां उभरने लगीं। डिंग! लू किंग ने लोहे की छड़ पर एक तेज आवाज के साथ प्रहार किया। मास्टर लिन का दिल पहले तो धड़का, फिर उनके चेहरे पर समझदारी के भाव आ गए। जैसा कि उम्मीद थी, ये युवा मास्टर लू लोहारगिरी में कुशल नहीं था। इस प्रहार की ताकत तो ठीक ठाक थी, लेकिन तकनीक में कमी थी और बल का प्रयोग भी गलत तरीके से किया गया था, जिससे ये बहुत अपरिचित सा लग रहा था। इस तरह की चोटों से लोहे से अशुद्धियों को निकालना मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने कोई सलाह नहीं दी, बस चुपचाप देखते रहे। कुछ प्रहारों के बाद लू किंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह रुका और चुपचाप सोचने लगा। उसे कुछ देर तक स्थिर देखकर मास्टर लिन ने कुछ सुझाव देने का सोचा, लेकिन तभी लू किंग ने हथौड़ा फिर से उठा लिया। डिंग! लू किंग ने फिर से वार किया। इस बार मास्टर लिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, जिससे उनके चेहरे पर हैरानी का भाव झलक रहा था। लू किंग का ये प्रहार पहले के बेतरतीब प्रहारों से बिल्कुल अलग था। बल का प्रयोग अत्यंत सटीक और कुशलता से किया गया था, जो लोहे की छड़ में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने के लिए पर्याप्त था। शायद उनके शिष्य भी ऐसा प्रहार नहीं कर पाते। क्या ये किस्मत थी? मास्टर लिन ने सोचा, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। लू किंग ने प्रहार के बाद फर्क महसूस किया। उन्हें पता चल गया कि उन्होंने सही रास्ता खोज लिया है और वे मुस्कुराए। तारांकन उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf-ir.net वेबसाइट खोजें। उसने हथौड़ा उठाना जारी रखा और फिर से प्रहार किया। अगले कुछ समय तक लू किंग लोहे की छड़ पर लगातार हथौड़े मारता रहा, एक के बाद एक प्रहार करता रहा। इस प्रक्रिया के दौरान मास्टर लिन की आंखें धीरे धीरे और चौड़ी होती गईं और अंततः आश्चर्य से पूरी तरह चौड़ी हो गईं। अध्याय 159। डिंग! 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 हॉट फोर्जिंग वर्कशॉप में नंबर 1 भट्टी के सामने लू किंग कई घंटों से उस लोहे की छड़ पर हथौड़ा मार रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसके हाथ तो स्थिर थे ही, साथ ही उसे पसीना भी नहीं आया था।
ऐसा लग रहा था मानो वह किसी धधकती भट्टी के पास नहीं बल्कि किसी ठंडी घाटी में खड़ा हो। नंबर 1 भट्टी के बाहर बाकी लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। मास्टर लिन की तरह वे सभी इस दृश्य को देखकर अवाक खड़े थे। पूरा पिछवाड़ा शांत था, केवल लू किंग के हथौड़े की लयबद्ध आवाज ही सुनाई दे रही थी। अंततः कुछ समय बाद लू किंग ने हथौड़ा चलाना बंद कर दिया। तब तक उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ एक लंबी तलवार के भ्रूण के आकार में परिवर्तित हो चुकी थी। फुफकार, लू किंग ने तलवार के भ्रूण को ठंडे पानी में डुबो दिया, जिससे भाप उठने लगी। तलवार के भ्रूण के ठंडा होने के बाद उसने उसे बाहर निकाला और बारीकी से उसकी जांच की। तलवार के भ्रूण पर हल्की लाल चमक दिखाई दी। 100 गुना तलवार भ्रूण, बार बार मोड़ने और हथौड़े से पीटने के माध्यम से बना एक तलवार भ्रूण जो 100 गुना स्तर तक पहुंच जाता है। अनगिनत बार हथौड़े मारने से ही हथियार गढ़ा जा सकता है। इस तलवार के भ्रूण में एक अनमोल तलवार बनने की नींव है। क्या ये वास्तव में 100 गुना स्तर तक पहुंच गया? लू किंग कुछ हद तक हैरान थी। अभी वह मन ही मन हथौड़े की तकनीक का अभ्यास करने में मग्न था और उसने ये हिसाब नहीं रखा था कि उसने लोहे की छड़ को कितनी बार मोड़ा और हथौड़े से ठोका। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे इसे एक ही बार में 100 गुना परिष्कृत इस्पात में बदल देंगे। लू किंग को तलवार के भ्रूण की जांच करते देख चिंतित मास्टर लिन जल्दी से उसके पास पहुंचे। छोटे स्वामी लू, क्या ये बूढ़ा व्यक्ति इस तलवार के भ्रूण पर एक नजर डाल सकता है? बेशक, आखिर यह आपके द्वारा निर्मित सामग्री से ही बना है। लू किंग ने तलवार का भ्रूण सौंप दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर SAH थे नॉवल एट वेबसाइट खोजें। मास्टर लिन ने इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। हथौड़े से किए गए विशेष पैटर्न को देखकर वह चौंक गया और खुद को रोक नहीं पाया तथा बोला, 100 गुना तलवार का भ्रूण? क्या गुरुजी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या तलवार का ये भ्रूण सचमुच 100 गुना स्तर तक पहुंच गया? अन्य लोहारों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लू किंग को शुरू से अंत तक हथौड़ा चलाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि उसने तलवार के भ्रूण को कितनी बार मोड़ा और हथौड़े से पीटा था। क्या आपको मेरे फैसले पर शक है? मास्टर लिन नाराज हो गए और तुरंत घूरने लगे। नहीं नहीं, हम आपके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रशिक्षु कांप उठे और जल्दी से सहमति में मुस्कुरा दिए। फिर भी उनके दिल सदमे में थे। उनकी निगाहें पूरी तरह से लू किंग की ओर मुड़ गईं। उन्होंने लू किंग के उस पहले के बयान को याद किया जिसमें उन्होंने जाली कागज बनाने के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होने की बात कही थी। एक ही सुबह में 100 गुना तलवार का भ्रूण तैयार करना थोड़ा बहुत जानना कहलाता था। यहाँ तक कि उनके मालिक को भी ऐसा करने में मुश्किल होगी। आखिर ये छोटा लॉर्ड लू कौन था? मास्टर लिन भी उतने ही हैरान थे। वह 100 गुना अधिक हथियार बना सकता था। लगभग ग्रैंडमास्टर स्तर के लोहार के रूप में वह 500 गुना 700 गुना हथियार भी गढ़ सकता था। हालांकि ऐसे हथियारों को बनाने के लिए व्यापक तैयारी, प्रयास और समय की आवश्यकता होती थी। सख्त आवश्यकताओं के कारण एक दस्तावेज तैयार करने में आधा साल लग सकता है। 100 गुना बड़ा हथियार बनाने में भी उसे कई दिन लग जाते। फिर भी लू किंग ने महज कुछ घंटों में उसकी नाक के नीचे ही 100 गुना तलवार का भ्रूण तैयार कर दिया था। ये कार्यकुशलता उनकी अपनी कार्यकुशलता से कहीं अधिक थी। मास्टर लिन आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते? हालांकि मास्टर लिन को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात 100 गुना तलवार का भ्रूण नहीं थी, बल्कि हथौड़ा चलाते समय लू किंग की अवस्था थी। उनका अत्यंत एकाग्रचित अवस्था, शुरू से अंत तक एक भी गलती न करना। उनकी चाल ढाल किसी दिव्य प्राणी की तरह सुंदरता और शक्ति से परिपूर्ण थी। अगर लू किंग जवान न होता तो शायद उसे शक हो जाता कि कोई ग्रैंडमास्टर उससे मजाक करने का नाटक कर रहा है। अब तक मास्टर लिन को यह एहसास हो चुका था कि लू किंग की पहले की विनम्रता आत्मनिंदा थी। ये सोचना हास्यास्पद था कि लू किंग एक नासमझ रईस थी। यहाँ तक कि वेई दाजोंग गुआन भी हैरान रह गया। वह जानता था कि लू किंग की असाधारण प्रतिभा को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता, लेकिन उसे 100 गुना तलवार का भ्रूण बनाते देख वह अब भी स्तब्ध रह गया। वह लू किंग की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानता था और उसे ये भी पता था कि उसे लोहार का काम सीखने का कोई अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब उसने स्वयं 100 गुना तलवार का भ्रूण गढ़ा था। ये कैसे संभव था? छोटे लॉर्ड लू, क्या आप लोहारों के परिवार से हैं? मास्टर लिन ने आदरपूर्वक पूछा। पहले मास्टर लिन का लू किंग के प्रति सम्मान वेई परिवार के अतिथि होने के कारण था, अब ये दिल से था। एक युवक पहले से ही ढलाई कौशल में उससे आगे निकल चुका है। ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि साधारण नहीं हो सकती। नहीं, मुझे बस संयोगवश कुछ जाली काम करने का ज्ञान प्राप्त हो गया और मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत प्रयोग किया। मेरे पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है। कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं? मास्टर लिन और भी ज्यादा चौंककर हौंफने लगे। कोई औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद उन्होंने अपने लोहार के कौशल को इस हद तक निखारा था। वह लू किंग की लोहारगिरी में जन्मजात प्रतिभा की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी हैरानी को देखते हुए भी लू किंग अविचलित रहीं। उनकी वर्तमान साधना और क्षमताओं को देखते हुए हथौड़ा चलाने की तकनीक सीखने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। दरअसल उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली हथौड़ा तकनीक ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में केवल बुनियादी तकनीक थी। इसका उपयोग बाहरी शिष्यों द्वारा सामान्य हथियारों को गढ़ने का अभ्यास करने के लिए किया जाता था। वास्तव में गहन गढ़ाई की विधियां एक ही विचार से वास्तविक अग्नि को प्रज्वलित कर सकती थीं, पदार्थों को पिघला सकती थीं, मंत्रों को अंकित कर सकती थीं, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग कर सकती थीं और आध्यात्मिक कलाकृतियों का निर्माण कर सकती थीं। यही वास्तविक चमत्कार थे। उसकी तुलना में एक एक करके टुकड़ों को ठोकना अधिक कुशल था। निःसंदेह नींव महत्वपूर्ण थी।
हथौड़ा चलाना गड़ाई की शुरुआत थी। उन्नत गड़ाई तकनीकों को समझने के लिए एक ठोस नींव और समझ आवश्यक थी। ये सोचते हुए लू किंग ने फिर से हथौड़ा उठाया, एक और लोहे की छड़ ली और गड़ाई का काम जारी रखने की तैयारी की। इस बार उन्होंने सबसे बड़ा हथौड़ा चुना। छोटे स्वामी लू, क्या आप अब भी तलवार बनाना चाहते हैं? क्या ये तलवार का भ्रूण आपके मानकों के अनुरूप नहीं है? मास्टर लिन ने तुरंत पूछा। वह तो बस अभ्यास के लिए बनाया गया था, मेरे हथियार के स्तर का नहीं था। लू किंग ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए मास्टर लिन, मैं इस्तेमाल की गई सामग्री का भुगतान कर दूंगा। एकमात्र 100 गुना तलवार का भ्रूण मुश्किल से एक बहुमूल्य तलवार की दहलीज तक पहुंचा, जो लू किंग के लक्ष्य से बहुत दूर था। मागो ने उसे जो युद्ध तलवार दी थी वह 500 गुना शक्तिशाली थी। छोटे स्वामी लू, मेरा मतलब वो नहीं था। आप बेझिझक लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोदाम में बहुत सारा लोहा है। लेकिन आप काफी देर से लोहा गढ़ रहे हैं, क्या आपको आराम की जरूरत नहीं है? मास्टर लिन ने जल्दी से समझाया। उन्हें डर था कि लू किंग उनकी कंजूसी को गलत समझ लेगा। कोई चिंता नहीं, मेरी सहन शक्ति अच्छी है, ये थोड़ी सी मेहनत कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इस बार ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू किंग मुस्कुराई। उसने हथौड़ा उठाया। दर्जनों पाउंड वजनी भारी हथौड़ा उसके हाथ में बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। लू किंग ने ध्यान केंद्रित किया और कुछ क्षण बाद हथौड़ा नीचे की ओर घुमाया। टकराना, एक तेज आवाज गूंजी। मास्टर लिन की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। अध्याय 160। बूढ़े मास्टर लिन ने देखा कि लू किंग ने अत्यधिक बल से हथौड़ा चलाया। भारी दबाव के कारण लाल गर्म लोहे की छड़ से चिंगारियां निकली और वह दबकर एक लोहे की डिस्क में बदल गई। फिर लू किंग ने उसे मोड़ा और उस पर फिर से जोर से हथौड़ा मारा, जिससे वह वापस लोहे की डिस्क में बदल गई। बस इसी तरह लू किंग ने लगातार एक के बाद एक वार करना जारी रखा। लोहे की छड़ उसके हाथों में आटे की तरह लग रही थी, जिसे आसानी से चपटा किया जा सकता था। लेकिन बूढ़े उस्ताद लिन और उनके शिष्यों को पता था कि लोहे की छड़ आटे की तरह नरम नहीं थी, बल्कि यह लू किंग की अविश्वसनीय ताकत थी। हथौड़े की हर चोट से लोहे की छड़ आसानी से चपटी हो जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओल्ड मास्टर लिन ने गौर किया कि लू किंग केवल ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हथौड़े की हर चोट में जटिल विविधताएं थीं, जो लोहे की छड़ की सीमा तक सटीक रूप से पहुंचती थीं और उसे तोड़े बिना अशुद्धियों को बाहर निकाल देती थीं। एक हथौड़ा, एक भट्टी, ये कैसे संभव है? लू किंग को भारी हथौड़े को सहजता से घुमाते और बार बार हथौड़ा मारते देख बूढ़े मास्टर लिन स्तब्ध रह गए और अविश्वास में बुदबुदाने लगे। उनका हृदय अवर्णनीय सदमे से भर गया था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लोहे को इस तरह से गढ़ा जा सकता है। हथौड़े की हर चोट एक ढलाई थी। ऐसी दिव्य ढलाई तकनीकें तो उन माहिर लोहारों के लिए भी असंभव थीं, जिन्हें उसने देखा था। फिर भी ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। बैंग बैंग बैंग। हार्टफोर्ज वर्कशॉप के पिछवाड़े में लू किंग लगातार भारी हथौड़ा चला रहा था और हर वार से पूरा पिछवाड़ा कांप रहा था। वेई दाजोंगुआन समेत सभी लोग इस शक्तिशाली और खूबसूरत दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए थे। अपनी उच्च स्तरीय साधना के कारण वह लू किंग द्वारा प्रदर्शित भयानक हथौड़ा तकनीक की बेहतर सराहना कर सका। उसने अनुमान लगाया कि आंतरिक अंगों के स्तर की साधना के बावजूद भी वह लू किंग के हथौड़े के कुछ वारों का सामना नहीं कर पाएगा। लू किंग अथक प्रतीत हो रहा था। वह 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार हथौड़ा चलाता रहा। अचानक कुछ महसूस करते हुए उसने लोहे की छड़ को मोड़ना और हथौड़ा मारना बंद कर दिया और उसे आकार देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथों में मौजूद लोहे की छड़ ने तलवार का रूप ले लिया। टकराना, एक और हथौड़े के प्रहार से चिंगारियां निकली और लू किंग ने अंततः हथौड़ा चलाना बंद कर दिया और तैयार तलवार के भ्रूण को ठंडे पानी में रख दिया। गर्मागर्म। जैसे ही भाप उठी, लू किंग ने तलवार के भ्रूण को बाहर निकाला और उसकी बारीकी से जांच की। तलवार के भ्रूण से एक तीव्र लाल चमक निकली। 1000 गुना तलवार भ्रूण, बार बार मोड़ने और हथौड़े से पीटने से बना एक तलवार भ्रूण जो 1000 गुना स्तर तक पहुंच जाता है। अनगिनत बार हथौड़े मारने के बाद ही यह एक सच्चा हथियार बन सकता है। 1000 गुना तलवार का भ्रूण पहले से ही एक जादुई कलाकृति बनने की क्षमता रखता है। सामग्री की सीमाओं के कारण इस तलवार के भ्रूण की सीमा समाप्त हो गई है और आगे हथौड़े से पीटने से इसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। वास्तव में तलवार के भ्रूण की जानकारी देखने के बाद लू किंग को ये बात समझ में आ गई। उन्हें इस बात का आभास ढलाई की प्रक्रिया के दौरान ही हो गया था। लोहे की छड़ अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और आगे मोड़ने और हथौड़े से पीटने का कोई फायदा नहीं था। साधारण लोहा साधारण ही रहता है, उसे मोड़ने और पीटने से उसमें अनंत सुधार नहीं हो सकता था। 1000 गुना स्तर लोहे की छड़ की उच्चतम गुणवत्ता थी। लू शियालांगजुन, क्या मैं इस तलवार के भ्रूण को देख सकता हूँ? बूढ़े मास्टर लिन की आवाज उत्सुकता से कांप रही थी। बिल्कुल। लू किंग ने तलवार का भ्रूण बूढ़े लोहार को सौंप दिया। बूढ़े मास्टर लिन ने तलवार के भ्रूण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और उनके शिष्य अपने सामान्य शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए उनके चारों ओर जमा हो गए। लू किंग की तलवार का भ्रूण पिछले वाले से थोड़ा छोटा था क्योंकि उसने उसकी सारी अशुद्धियां पूरी तरह से हटा दी थीं। लेकिन ओल्ड मास्टर लिन और उनके शिष्यों का ध्यान इस पर नहीं था। उन्होंने तुरंत तलवार के भ्रूण के पैटर्न की जांच की। जब उन्होंने जटिल आकृतियों को देखा तो बूढ़े मास्टर लिन का शरीर कांप उठा। ये आकृतियां, ये तो सचमुच 1000 गुना खजाने का भ्रूण है। इस तलवार का भ्रूण 1000 गुना स्तर तक पहुंच गया है। गुरुजी, क्या ये सचमुच 1000 गुना स्तर तक पहुंच गया है? प्रशिक्षु, जिन्होंने 1000 गुना परिष्कृत लोहा पहले कभी नहीं देखा था, समान रूप से आश्चर्यचकित थे। इसमें कोई शक नहीं, बारीक परतें 1000 गुना खजाने के भ्रूण की पहचान हैं।
उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। अपने गुरु के आत्मविश्वासपूर्ण स्वर को सुनकर सभी प्रशिक्षु रोमांचित हो गए। वे तलवार के भ्रूण के चारों ओर जमा हो गए। उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। एक लोहार के लिए 1000 गुना उच्च गुणवत्ता वाली लोहे की वस्तु देखना एक बहुत बड़ा सम्मान था। तलवार के भ्रूण को पकड़े हुए बूढ़े मास्टर लिन ने कांपते होठों से लू किंग की ओर देखा। उसने तलवार के भ्रूण की गुणवत्ता का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि उसने लू किंग को इसे शुरू से अंत तक गढ़ते हुए देखा था और इसमें मौजूद सिलवटों और हथौड़े के निशानों की मोटे तौर पर गिनती भी कर ली थी। लेकिन तलवार के भ्रूण पर मौजूद 1000 गुना जटिल आकृतियों को देखना अब भी बेहद चौंकाने वाला था। लू किंग की धातु गढ़ने की तकनीक अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी थी। एक हथौड़ा, एक भट्टी, वास्तव में ऐसे दिव्य कौशल मौजूद थे। बूढ़े उस्ताद लिन ने कभी किसी महान लोहार से मुलाकात नहीं की थी, इसलिए उन्हें उनके कौशल की सीमा का अंदाजा नहीं था। लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि लू किंग की गड़ाई की तकनीक, खासकर उनकी हथौड़ा चलाने की तकनीक, बेजोड़ थी। 1000 गुना खजाने वाला भ्रूण, वेई दाजोंगुआन आश्चर्य से अपना मुंह खुला रखने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू किंग 1000 गुना तलवार का भ्रूण तैयार कर देगा। यहाँ तक कि उनके वेई परिवार के महल में भी ऐसी कुछ ही अनमोल तलवारें थीं। लू शियालांगजुन, मुझे इस अनमोल धरोहर को देखने का मौका देने के लिए धन्यवाद। बूढ़े मास्टर लिन ने आदरपूर्वक तलवार का भ्रूण लू किंग को लौटा दिया। उसने एक ऐसे प्रशिक्षु की तरह व्यवहार किया जो एक महान गुरु के सामने खड़ा हो। ये तो बस तलवार का भ्रूण है, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बात वापस नहीं ली। मुझे आपसे एक काम करवाना है, बूढ़े लोहार। कृपया, लू शियालांगजुन, मैं आपकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ, जरूर करूँगा। बूढ़े मास्टर लिन ने उत्सुकता से जवाब दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे इस तलवार के अविकसित ढांचे को एक लंबी तलवार में बदलने के लिए कहना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त का कुछ दिनों में एक समारोह है और मैं इसे उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन आप खुद क्यों नहीं कर लेते? बूढ़े मास्टर लिन ने उत्सुकता से पूछा। सच कहूँ तो मुझे सिर्फ हथौड़ा चलाने का ही हुनर आता है। मुझे जड़ाई, पॉलिशिंग और धार तेज करने जैसी दूसरी गड़ाई तकनीकों की जानकारी नहीं है। यहीं पर आपका अनुभव मुझसे कहीं बेहतर है। एक उत्तम तलवार बनाने में केवल तलवार के प्रारंभिक ढांचे को गढ़ने से कहीं अधिक कार्य शामिल थे। इसमें जड़ाई, पॉलिश और धार तेज करने की भी आवश्यकता थी, जिससे लू किंग परिचित नहीं थी। ठीक है, निश्चिंत रहें, लू शियालांगजुन, मैं इस अनमोल तलवार को अच्छे से बनाऊंगा। बूढ़े मास्टर लिन बहुत उत्साहित थे। 1000 गुना खजाने वाली तलवार बनाना उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। लू शियालांगजुन, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम यहाँ अपने लिए एक हथियार बनाने आए हो? क्या ये तलवार का भ्रूण तुम्हारे लिए नहीं है? मेरा हथियार इंतजार कर सकता है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ हथौड़ा चलाने का अभ्यास करने आया हूँ। सामग्री इकट्ठा करने के बाद मैं आपकी मदद के लिए वापस आऊंगा।